पता नहीं किस तरीके की नर्वसनेस उनके अंदर आ जाती है, राइट। वो नर्वसनेस की वजह से बेसिकली क्या करते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट, एक सेंसिबल स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट जिसने थ्रू आउट द ईयर बहुत बढ़िया से प्रिपेयर किया है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दी एक्चुअल रीज़न, लेकिन मुझे जो जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन लिया है, कि हम अपने ऊपर एग्ज़ाम हॉल का एक प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं और हम आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत करके आते हैं। और जैसे ही हम एग्जाम हॉल के बाहर आते हैं, जब हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं, सो हमें पता चलता है कि हमारे फ्रेंड ने वो क्वेश्चन को कंप्लीट सही किया है और हमने उस क्वेश्चन को जो है वो मिस्टेक कर दी और हमें आंसर आता था, है ना। आंसर आने के बावजूद आप क्या करते, कई बार इस तरीके की सिली मिस्टेक्स वहाँ पर कराते, और ये बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स करके आते हैं, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है जिस तरीके से मैं 5 साल से बोर्ड की क्लासेस जो है ले रहा हूँ, राइट। सो टॉपर्स जिसके, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है उसके 98 मार्क्स थे, एक स्टूडेंट्स है जिसके 97 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, 90 प्लस में देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो जिस तरीके से वो लोग प्लानिंग करते थे, जिस तरीके से वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, उस प्लानिंग और प्रिपरेशन को, उनके फीडबैक, उनके ऑब्जर्वेशंस, उनका क्या एनालिसिस रहा है, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करने वाला हूँ फ्रेंड्स, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली। तो देखो, एग्जाम हॉल में जैसे ही आप जाओगे ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जिस तरीके से आप क्लासरूम में जाते हो ना, उसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में जाके बैठना है। ऐसा सोच रहे ही नहीं है कि हम एग्जाम हॉल में हैं। जैसे इसका एक बहुत छोटा सा एक मैंने आपके लिए स्टोरी जैसा कोई फॉर्म मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की थी। आई डोंट नो आपके लिए कितना इफेक्टिव होता है, बट मुझे पर्सनली वो बहुत ही अच्छा लगा। आप याद करो, कोविड फर्स्ट और कोविड सेकेंड, राइट। कोविड फर्स्ट में बेसिकली क्या होता था, एक यदि कोई पॉजिटिव केस आता था तो पूरे मोहल्ले को ही वो पैक कर देते थे, राइट। वो पूरा एरिया कैसे कर देते थे, वो आइसोलेट कर देते थे, राइट। एक पर्सन को आइसोलेट करने की बजाय वो पूरे एरिया को ही रिस्ट्रिक्टेड कर देते थे। वहाँ पर एक डर का माहौल बना हुआ था। उसी डर के माहौल को आपने सेकेंड फेज में शायद उतनी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। वाई? क्योंकि सेकेंड फेज में आने तक हमारे को क्या हुआ था, हम थोड़े यूज टू हो गए थे कि ये जो डिजीज़ है उससे इतने ज़्यादा इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और गवर्नमेंट भी इसके प्रिकॉशंस ऑलरेडी शेयर कर रही थी, राइट। तो उस तरीके से आप जिस तरीके से ऑनलाइन क्लास जिस तरीके से आप ऑनलाइन क्लास तो नहीं, जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो, है ना, उसमें भी आपको जाके वैसे ही बैठना है जैसे आप क्लासरूम में बैठ रहे हो। अपने ऊपर डर क्रिएट नहीं करना है, जैसे कोविड 2 और कोविड 3 के अंदर, 3 तो है नहीं, कोविड 2 के अंदर आपने जो है वो एक्सपीरियंस किया था, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है वो 2 मार्क्स का आता है, राइट। फिर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो 2 मार्क्स जो शॉर्ट आंसर है उनको बेसिकली आपको किस तरीके से लिखना है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमने एक आंसर को लर्न किया, वो 2 मार्क्स में आ रहा है, 3 मार्क्स में आ रहा है, 4 मार्क्स में आ रहा है, इट डजंट मैटर, हमने तो जितना याद किया हमने पूरा लिख देना है। वैसा आपको नहीं करना है। देखो 2 मार्क्स के लिए बेसिकली आपको वर्ड लिमिट क्वेश्चन के ऊपर दी होती है, और पर्सनली मैं जो है सारे स्टूडेंट्स को, है ना, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हो या फॉर एग्जांपल कोई अच्छा स्टूडेंट हो, है ना, ब्रिलियंट स्टूडेंट, सभी के लिए, मतलब एवरेज स्टूडेंट को भी और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट को भी, सभी को मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए। देखिए उसके अंदर क्लियरली लिखा होता है 30 to 40 वर्ड्स, राइट। उन वर्ड लिमिट को हम पढ़ते नहीं, और हमने जिस तरीके से उसको लर्न किया उसी तरीके हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। दिस इज वन। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यदि आता है तो उसको आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन आपको आ जाता है, लेकिन उसका मार्क कितना अलोकेट किया हुआ है, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए जब आप उसको लिखते हैं तो उसका वर्ड लिमिट एटलीस्ट 60 वर्ड्स तो होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, राइट। सिमिलरली यदि वो 4 मार्क्स में आता है, सो 80 वर्ड्स के आसपास आपको एटलीस्ट उसका आंसर जो है वो लिखना चाहिए। अब देखो वर्ड्स आप वहाँ काउंट नहीं करते, लेकिन इतना सेंसिबल आप हो जाते हो आंसर राइटिंग करते करते कि आपको पता चल जाता है कि कितने वर्ड्स आपके हो चुके होंगे, राइट। तो इस तरीके से रहेंगे। तो मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको वाइस वर्सा हो जाएंगे, कभी 2 मार्क्स में हो सकते हैं, कभी 3 मार्क्स में, तो इट डजंट मैटर, राइट। सो मार्किंग स्कीम मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है, मैंने इसमें ओनली क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए, राइट। और आंसर वाला पार्ट में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो मैं आपके साथ एक एक करके सारे चैप्टर वाइज बेसिकली मैंने ये प्रिपेयर किया आपके लिए। सो सारे चैप्टर्स में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, राइट। चलो, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा दी लास्ट लेसन, राइट। तो लास्ट लेसन के देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चंस है। देखो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन सारे क्वेश्चंस को, तमाम क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर नहीं करना है, राइट। लास्ट मोमेंट आपको एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस को तो रिवाइज करके ही जाना है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस पूरा एनालिसिस के साथ बनाए फ्रेंड्स, राइट। मैंने परीक्षा बोध को भी स्टडी किया है ना, परीक्षा अध्ययन को भी स्टडी किया है, बोध को भी स्टडी किया है, देन रेफरेंस बुक्स जितनी भी है सारे मैंने जो है वो स्टडी किया है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस देखे, लास्ट ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चंस देखे, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन पूरे तमाम एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो शेयर किए। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाले, राइट। सो याद रखिए फ्रेंड, देखो जैसे हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर था, है ना, फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, द लास्ट लेसन, राइट। सो द लास्ट लेसन में आप देखो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, व्हाट हैड बीन पुट अप
ऑन दी बुलेटिन बोर्ड। तो जैसे कि आपको पता ही है, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है वो जब फ्रांस जो है वो स्कूल की तरफ मूव कर रहा था, सो ही वाज देयर एट द टाउन हॉल पे बुलेटिन बोर्ड के पास में जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। उस भीड़ पे वो किस तरीके की जो चीज़ें देखना चाह रहा था उसका आंसर आपको यहाँ लिखना है। तो क्या लिखा हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे, तो ये आपने पढ़ा ही हुआ है। क्या लिखा हुआ था फ्रेंड्स, देयर वाज एन ऑर्डर क्या आया था कि अब जो एल्जेक और लॉरेन की जो स्कूल्स है उनके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। वाई, बिकॉज अब ये दोनों ही जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, एल्जेक एंड लॉरेन, ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स अब किस कंट्री के साथ चले गए, जर्मन के साथ। सो अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस तरीके का आंसर आपको इसमें लिखना था। सो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, राइट। मैं पर्सनली आपको कहना चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अब देखो यदि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है, सो व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज ऑन स्कूल दैट डे। अब इसी को इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे आप, राइट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका जो आंसर आपने लिखा, एक तो नोटिस मिला था क्या कि एल्जेक और लॉरेन की स्कूल्स में जो है वो लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी फ्रेंच, अब कौन सी पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, राइट। उसी को आप यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, इस ऑर्डर की वजह से स्कूल में क्या इम्पैक्ट आया था। सो अब जैसे ही वो फ्रेंच जो है वो स्कूल चलते चलते घर से निकल के कहाँ पहुँचता है, वो स्कूल की तरफ। स्कूल जाने के बाद वो क्या देखता है कि जो उसका जो टीचर है मिस्टर एम हेमल, द लैंग्वेज टीचर, राइट, फ्रेंच लैंग्वेज जो पढ़ा रहे होते थे, उनका नाम क्या था, मिस्टर एम हेमल। ये भी आपको याद रखना है, राइट। सो एम हेमल जो क्या थे, एक अलग तरीके के कोट पहने हुए थे, है ना। स्कूल का माहौल कैसा था, एक पिन ड्रॉप साइलेंट था। पीछे की तरफ जो है क्लासरूम में कौन बैठे थे, विलेजर्स बैठे हुए थे, राइट। एक अनयूजुअल तरीके का जो स्कूल वो है, स्कूल इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंड्स ने नोटिस किया। तो उन तमाम चीज़ों को अपनी इस क्वेश्चन में मेंशन करना है, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि इवनिंग तक आपको इसी वीडियो लेक्चर के लिंक में आपको मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा सारे। इतने एक्चुअली मेरे पास सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर है वो मैं अभी प्रोसेस में रखा हुआ है मैंने, वो जैसी कॉपी हो जाते मैं आपको एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको रीड करने में भी आसानी होगी। क्योंकि जनरली होता क्या, देखो मैं आंसर बेसिकली मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि आपको चैप्टर का थ्रू आउट समरी लर्न करना चाहिए, है ना। आंसर जो राइटिंग स्टाइल होता है वो आपने अपने ओन वर्ड्स में लिखना चाहिए, राइट। आपको ऐसा नहीं कि हमने अध्ययन से या किसी रेफरेंस बुक से या किसी टीचर ने हमारे को कोई आंसर लिखवाया हमने उन्हीं को रट लिया, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको ठीक से थॉरोली पूरे चैप्टर को लर्न करना है और उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू शुड डू, यू शुड आर्टिकुलेट योर ओन थॉट्स, और आप उसको अपनी लैंग्वेज में आंसर को लिख सकते हो। बोर्ड पे यदि आप ओन वर्ड में आंसर लिखते हो सो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस है। एक ही बस उसमें कंडीशन होती है कि आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है, राइट, जो लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना है और कोशिश करना है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो थोड़ी आप कम करें, राइट। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वाई वर द विलेजर्स सिटिंग इन दी क्लासरूम। अब देखो मैंने इसके पहले ही आपको एक्सप्लेन करते हुए बता दिया, जैसे स्टोरी को हम जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। देखो सबसे पहले फ्रांस घर से निकला, फिर उसने बुलेटिन बोर्ड पे देखा, फिर वो स्कूल पहुंचा, स्कूल में उसने जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट देखा। उसी इन्वायरमेंट का एक पार्ट था क्या कि विलेजर्स जो है वो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे। तो क्यों बैठे हुए थे फ्रेंड्स, आपने क्लासरूम में पढ़ा ही होगा, मैंने भी जैसे अपनी ऑफलाइन क्लासेस में एक्सप्लेन किया था कि मिस्टर एम हेमल जो थे वो अराउंड 40 ईयर्स से ही हैज़ बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज इन द सेम स्कूल, राइट। स्कूल में 40 ईयर से पढ़ा रहे थे। जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं डेफिनेटली उसके पेरेंट्स भी जो है वो स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो वो सभी जो है क्लासरूम के अंदर बैठे हुए थे। क्यों, क्योंकि जो एम हेमल थे उनको वो क्या देना चाहते थे, रिस्पेक्ट देना चाहते थे, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में इतना डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट। लेकिन मैं आपके लिए क्या करता हूँ, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस एक बार ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। आंसर आप कोशिश करना अपने ओन वर्ड्स में लिखने की, बट मेक श्योर कि आपको एग्जाम के पहले इन सारे क्वेश्चंस को ठीक से रिवाइज करके जाना है, राइट। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा प्रेडिक्शन मेरा है कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास आपकी जो क्वेश्चंस है, तो इन्हीं में जो 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इन्हीं में से आपको मिलने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि ये मेरा बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ बने ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाए, राइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वर्ड्स मिस्टर एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर लिविंग द क्लास, द लास्ट क्लास, व्हाट डिड दे मीन। तो क्या लिखा था, लिव लॉन्ग फ्रांस, है ना, वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था, राइट। तो ये आपको लिख देना है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे। किस चीज़ के लिए बेसिकली फ्रांस को प्रिपेयर करना था फ्रेंड्स, तो पार्टिसिपल्स के लिए आपने लर्न किया ही हुआ है ऑलरेडी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल। देखो अब इस क्वेश्चन को आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, राइट। एक ही तरीका डिफरेंट है पूछने का, बट यू विल हैव टू आंसर इन द सेम मैनर, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। देखो फ्रेंड्स, यदि लास्ट लेसन की जो समरी आपने कर लिया, उसको जस्टिफाई अपने टाइटल कर दिया, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चंस तो आप इजीली सॉल्व कर ही लेंगे, राइट। सो दिस इज इट फॉर द चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और लॉन्ग आंसर के भी क्वेश्चन भी है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
नहीं लिया हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो लेट्स मूव टू दी चैप्टर नंबर सेकंड चैप्टर क्या था फ्रेंड्स हमारा, लॉ स्प्रिंग। तो लॉ स्प्रिंग में बेसिकली देखो फ्रेंड्स दो स्टोरीज थी, एक स्टोरी थी साहेब की और दूसरी स्टोरी किसकी थी, मुकेश की। देखो मुकेश और साहेब दोनों जो है वो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, राइट, लेकिन दोनों का जो माइंडसेट था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था। साहेब वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट और मुकेश का थॉट जो था वो बिल्कुल अलग था। अब जनरली मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, साहेब वाली स्टोरी में मुकेश का आंसर लिख देते हैं और मुकेश वाली स्टोरी में साहेब का आंसर लिख देते हैं, राइट। सो आपको बहुत ही क्लियर रहना है, साहेब का ऑथर के साथ में डिस्कशन होता है, जो राइटर थी उनके साथ में डिस्कशन होता है, राइट। और मुकेश का जो था वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर था। मुकेश जो था वो कहाँ का था, फिरोजाबाद का, बेंगल इंडस्ट्री, राइट, ये आप याद रखना है। और जो साहेब था, साहेब भाई साहब कहाँ से आए थे, साहेब आलम बेसिकली उनका पूरा नाम था। सो साहेब कहाँ से आए थे, ये सीमापुरी में रहते थे। सीमापुरी इज़ दी सराउंडिंग प्लेस ऑफ दिल्ली, राइट। और ये कहाँ से माइग्रेट होके आए थे, ढाका, बांग्लादेश से माइग्रेट होके कहाँ पर आए थे, ये सीमापुरी आए थे, जो दिल्ली के पास का एक एरिया है, राइट। तो इस तरीके से आपको दोनों स्टोरी को डिस्क्रिमिनेट करके रखना है, दोनों आंसर राइटिंग में जो आपको मिक्स नहीं करना है, राइट। तो साहिब आलम से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो उस रेफरेंस में आपको आंसर करना है, और दूसरा स्टोरी जो मुकेश का था उसके रेफरेंस में आता है तो आपको मुकेश के अकॉर्डिंग जो है, मुकेश का जो स्टोरी था उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आंसर राइटिंग में आपको बेसिकली ये दोनों चीज़ों को बहुत ठीक से ध्यान रखना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स इस तरीके की गलती एग्जाम हॉल में कर देते हैं, राइट। चलो तो हम इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फटाफट देख लेते हैं, है ना, देन हम चैप्टर वाइज सारे ही चैप्टर को देख लेंगे। चलो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलो, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम दी अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। अब देखो फिरोजाबाद का बेसिकली एक ट्रेडिशन था, है ना, एक माइंडसेट था वहाँ के लोगों का। क्या था कि उनके फोर फादर थे वो भी बेंगल मेकिंग का काम करते थे, उनके फादर है वो भी बेंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, और उनका एक लेगेसी था, राइट। वो लाइनेज को वो कंटिन्यू करके आ रहे थे, राइट। वो क्या कर रहे थे कि सेम चीज़ जो उनके एंसेस्टर्स ने किया था उसी पार्ट को देवर कंटिन्यू। बट मुकेश कैसा था, मुकेश यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला एक स्टूडेंट, एक पर्सन था, राइट। मुकेश क्या सोचता था, मुकेश बेंगल इंडस्ट्री में तो एटलीस्ट काम करने के पक्ष में नहीं था, राइट। ये क्या चाहता था, ये अपना मोटर गैराज शुरू करना चाहता था, ये कार से रिलेटेड, इसको मतलब ड्राइविंग से, मतलब व्हीकल से रिलेटेड इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, राइट। तो इसने ऑथर के साथ में शेयर भी किया था, और बेसिकली स्टोरी का टाइटल भी आप देखेंगे तो क्या था, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। और मुकेश वाली स्टोरी का जो टाइटल था वो क्या था, वो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो क्या था, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इस तरीके से आप इसका आंसर मैनेज कर लेंगे, राइट। तो मुकेश आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला स्टूडेंट पर्सन था, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब देखो फ्रेंड्स, याद रखो आप, फर्स्ट स्टोरी साहेब के साथ उसका जो कन्वर्सेशन हुआ था, राइट, किसका, ऑथर का। ऑथर के कन्वर्सेशन के कुछ दिनों बाद जब साहेब से वो इनकाउंटर होती है, जब वो मिलती है, तो वो क्या देखती है कि साहेब जो है वो अपना मास्टर नहीं बचा। व्हाट डज इट मीन, अब वो खुद का अपना मास्टर नहीं है। व्हाट डज इट मीन, अब वो सर्वेंट हो गए, मतलब वो किसी और के यहाँ पर काम कर रहे हैं। और वो कहाँ पर काम करता था, इससे रिलेटेड भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। कहाँ पर काम करता था वो, तो एक टी स्टॉल में उसने काम करना स्टार्ट किया था। अब देखो एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन मैंने प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के एग्जाम्स से उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे। तो उसको जो वेजेस मिलने वाला था, जो पैसे मिलने वाले थे, उसको सैलरी मिलने वाली थी, वो बेसिकली कितनी होती है फ्रेंड्स, 800 रुपीज़, राइट, और फुल मील, राइट। अब ये यहाँ पर स्टूडेंट ने जनरली गलती क्या कर दी थी कि 500 लिख दिया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 800। तो यदि एमसीक्यू से जैसा रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तब भी आप उसको कर पाएंगे। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन। सिमिलरली देखो, वाई वॉज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट दी टी स्टॉल। क्यों अनहैप्पी था वो, क्वेश्चन मार्क रह गया इसमें। चलो एनीवेज, तो क्यों अनहैप्पी था वो, तो बता दो आप, इसी के आंसर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंक। ये भी रिपीट हो गया यार, ये रात में मैंने पीपीटी बनाई तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए, माफ करना इसके लिए यार, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहेब, वाई। अब देखो साहेब और मुकेश की स्टोरी में बेसिकली मुकेश और साहेब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुकेश और साहेब का नाम जिस भी क्वेश्चन में मिलता है आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, राइट। तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन आने के चांसेस भी इसी से ज़्यादा रहते हैं। चलो, हु वॉज मुकेश एंड हाउ डिड ही वांट टू एंड व्हाट डिड ही वांट टू डू इन लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो। अब देखो इसका आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, वही था
क्या किया हुआ था, वो बैंगल मेकिंग का काम नहीं करना चाहता था, वो अपना खुद कुछ करना चाहता था, राइट। चलो इस तरीके के आंसर आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इज द आइडिया क्लियर? चलो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। लेट्स मूव टू दी चैप्टर नंबर 3। देखो चैप्टर नंबर 3 जो डीप वाटर है, डीप वाटर बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, डीप वाटर बेसिकली जो है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। कैसे? ये मिस्टर डगलस ने लिखा है, विलियम डगलस, और डगलस ही अपना एक्सपीरियंस जो है वो इसके अंदर शेयर करे। जब हम खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, राइट। बायोग्राफिकल अकाउंट एंड ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, तो यहाँ पर वो खुद ही लिखा है, राइट। सो विलियम डगलस ने यहाँ पर ये जिस चैप्टर को लिखा है, इससे रिलेटेड देखो इसमें नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन है, देर आर 5 क्वेश्चन है ना। इन 5 क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना, मैंने बेसिकली क्या किया, उनको रेड लाइन कर दिया, रेड कलर से मार्क कर दिया, राइट। तो वैसे तो ये 5 क्वेश्चन सारे ही करने हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी स्टूडेंट के पास बहुत ही कम टाइम है एंड वो नहीं कर पा रहे, सो एटलीस्ट आपको इस क्वेश्चन को तो करना ही है, राइट। बोर्ड का एक फिक्स क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल इस तरीके के क्वेश्चन जो है बोर्ड में मिलते हैं। इसके अलावा ये 4-5 क्वेश्चन और कर लेंगे तो बल्ले बल्ले फिर तो बढ़िया से करोगे आप, है ना। चलो, व्हाट मिस एडवेंचर डिड विलियम डगलस एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल। सो YMCA पूल में उसको क्या किस तरीके का मिस एडवेंचर हुआ था। सो बुली आया था, उसने उसको उठा के कहाँ फेंक दिया था, पानी के अंदर, और वो 9 फीट जो पानी था वो उसको कैसा लग रहा था, 90 फीट, जिस तरीके से वो नीचे जा रहा था पानी में, राइट। तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखो आंसर राइटिंग आपको अपने ओन वर्ड्स में रखना है, राइट, तभी आपको मजा आने वाला है। और स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और मैं इसका PDF भी आपको इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा, राइट। चलो फटाफट, तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। सो विलियम डगलस का स्टोरी में बेसिकली देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कैसे उसने डर को काबू पाया था, एक, और दूसरा पानी के अंदर वो 3 बार जो ऊपर नीचे हुआ था, वो जो एक्सपीरियंस था, बार बार ही वही एक्सपीरियंस आता है, राइट। तो 3 बार का वो एक्सपीरियंस, फिर उस डर को, बेसिकली डर डगलस का जो क्या था, चैप्टर का ओवरव्यू यदि हम देखेंगे तो डर कहाँ था, वो अपने फादर के साथ जो है बीच पे वो सर्फिंग करने गया हुआ था, राइट। वहाँ पर एक लहर आती है और पानी उस लहर का जो पानी होता है वो उसको कहाँ गिरा देता है, ज़मीन पर। तो वहाँ उसको डर बैठ जाता है, राइट। उस डर को वो कैसे फिर ओवरकम करने की कोशिश करता है। उसके बाद दूसरा पार्ट उसके साथ क्या हो जाता है, YMCA पूल में उसको एक बुली उठा के नीचे फेंक देता है पानी में, राइट। तो दूसरा उसके साथ डर ये हो जाता है। फिर वो इन दोनों को मिला के डर को किस तरीके से काबू पाने की कोशिश करता है, उसके लिए वो एक ट्रेनर हायर करता है। फिर डे बाय डे ग्रेजुअली, है ना, बिट्स एंड पीसेस में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके, पहले राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से, फिर पैर की एक्टिविटीज़, लेग एक्टिविटीज़, सारे स्ट्रोक्स, जितने भी स्विमिंग के स्ट्रोक्स होते हैं, यदि आप स्विमिंग करते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको, नहीं भी करते तो आपको लर्न करना ही है, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है, राइट। जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग दिस चैप्टर, तो मेरे को ये लर्न करना पड़ा था कि कितने स्ट्रोक्स होते, राइट। वो तमाम स्ट्रोक्स का उसने इंडिविजुअल पहले प्रैक्टिस किया, एंड देन एज ए होल कंप्लीट प्रैक्टिस किया। बहुत पानी में नीचे जाके ऊपर आके जो बुली नहीं, बेसिकली जो ट्रेनर था, उस ट्रेनर के साथ जो है डगलस ने बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस लिए, एंड देन फाइनली ही ओवरकेम द फियर ऑफ वाटर। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया। साइड बाय साइड आपको बाकी क्वेश्चंस में भी जो आंसर लिखने का जो एक ओवरव्यू है वो मैंने देने की कोशिश करी है, राइट। तो देखो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, डिटेल अकाउंट करने जाएंगे तो हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। बट स्टिल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो उस चैप्टर का ओवरव्यू है, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि कोई स्टोरी आपका यदि स्लिप होता है, यदि कोई स्टोरी आप मिस कर देते हैं या किसी पर्टिकुलर पार्ट को आप मिस कर देते हैं, उस पार्ट को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, राइट। चलो, तो ये क्लियर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये चैप्टर नंबर 3 हमारा हो गया, कौन सा, डीप वाटर। लेट्स मूव दी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। देखो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 क्या है, रेड ट्रैप। अब देखो ये चैप्टर नंबर जो 4 है, दी रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का स्टोरी मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ पहले, फिर आप सारे क्वेश्चन आंसर, तब तक आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, राइट। तो देखो एग्जाम टाइम है, प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। मैं फिर से बार बार ही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम में जाने के लिए आपको बहुत ही कूल माइंड जाना है, बहुत बढ़िया तरीके से आप पेपर करके आओगे। बिलीव मी, मैं जिन स्टूडेंट्स के साथ में ऑफलाइन क्लासेस में कनेक्ट हूँ, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे से पेपर लिख सकते हैं। बस अपने ऊपर जो है एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो आपको नहीं आने देना है, राइट। सो बी सेंसिटिव, बी योर ओन वर्जन, आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है। चलो, तो ये जो बेसिकली फ्रेंड्स एक चैप्टर था दी रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का बेसिकली जो एक ओवरव्यू देखे तो दिस एंटायर वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप। इस तरीके से जो है वो इसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश की है। क्या होता है कि एक पेडलर होता है, तो पेडलर क्या करता है, बेसिकली वो अपने ऊपर बहुत सारी चूहेदानियाँ, रेड ट्रैप जब सेलिंग का काम करता है, लेकिन जब वो सेलिंग करता है तो बेसिकली उसका जो बिजनेस है वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो वो क्या करता है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बेसिकली वो करता है कुछ चोरियाँ भी कर लेता है छोटी मोटी। अब इसी तरीके की चोरी एक बार वो कर लेता है क्या, क्रॉफ्टर के घर, राइट। मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर डिटेल चैप्टर में बहुत
ऑफलाइन क्लासेस में हमने ऑलरेडी किया है, लेकिन यहाँ पर हम उतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे। सो मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, करेक्ट करने की कोशिश करना। अब वो क्रॉफ्टर के घर जाते हैं तो क्रॉफ्टर भी क्या है, ऑल अलोन रहता है, वो भी इनवाइट कर लेता है, एंटरटेन कर देता है इसको, किसको, पेडलर को, और पेडलर को वो घर में अपने रख लेता है, उसके साथ पॉरिज खिचड़ी भी शेयर करता है, तंबाकू का एक पत्ता होता है पान वो भी शेयर करता है, राइट। तो मजोली करके गेम भी खेलते हैं ये लोग, ये सभी इस तरीके का क्या करते हैं ये लोग, बढ़िया से एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये जो क्रॉफ्टर होता है वो अपनी इनकम बता देता है उसको कि मेरे पास 30 क्रोनर थे और वो इस पॉकेट के अंदर रखे हुए हैं। अब उस पॉकेट को निकाल के क्या करता है, उसको बता देता है। उसको लगता है कि ये जो पेडलर है मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा है, तो उसको यकीन दिलाने के लिए वो क्या करता है, वो पाउच से निकाल के 30 क्रोनर बेसिकली क्या है, स्वीडिश का एक करेंसी है, राइट। जैसे हमारे यहाँ पर पैसे नोट होते हैं उस तरीके से वहाँ पर के करेंसी का नाम क्या दिया उन्होंने, क्रोनर, क्रोर नहीं है, लिखने टाइम ध्यान रखना आप, राइट। तो क्रोनर 30 क्रोनर बता देता है। जिस तरीके से फिर वो सुबह मॉर्निंग में जब दोनों अपनी अपनी जगह चले जाते हैं तो क्या होता है, ये जो पेडलर होता है कुछ देर बाद फिर से आता है और विंडो के पास से वो जो पाउच का लोकेशन उसको पता होता है, लोकेशन वहाँ से पाउच से पैसे निकाल के और वो निकल जाता है। अब देखो पेडलर जो है वो बहुत अपने आप को स्मार्ट समझता है, ऐसे कई स्टूडेंट्स भी समझते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है बेटा, देखो आप स्मार्ट हो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको बढ़िया से आंसर करना है, राइट। तो वो अपने आप को स्मार्ट समझता है, क्या वो हाईवे से नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है, जंगल की तरफ जाता है। उसको क्या लगता है यदि मैं हाईवे से गया तो शायद मुझे कोई पकड़ लेगा, तो वो जाता है कहाँ, जंगल की तरफ से। तो जंगल की तरफ से जाता है तो वो खो जाता है, और वहाँ उसको रियलाइज़ होता है कि यार मैं जिस रेड ट्रिप की बात कर रहा था, है ना, तो मैं भी शायद उसी रेड ट्रिप में आज फंस गया हूँ। इस तरीके से वो जाता है। फिर वो फायर जो रामजो आयरन वर्क था उस फैक्ट्री में जाता है, फिर उसको अपना ओल्ड कॉमरेड मिलता है, राइट। वो इसको समझता है कि कैप्टन है ओल्ड कॉमरेड, है ना। तो वो इस तरीके से जाते हैं, फिर वो इनवाइट करता है। वो पूरा स्टोरी आपने पढ़ा होगा। फिर जो बेसिकली उसकी जो बेटी थी एटला, वो पहले उसको इनवाइट करता है, तो जो आयरन मास्टर होता है उसके घर ये पेडलर नहीं जाता है, देन उसकी बेटी को भेजता है, फिर बेटी के साथ वो घर चले जाती है। इस तरीके का पूरा वो स्टोरी है। और बेटी के जो पोलाइट नेचर था उससे किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस हुआ था, जिससे रिलेटेड जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बेटी ने उनकी जो आयरन मास्टर की जो बेटी थी उन्होंने किस तरीके से उनके साथ में कोऑपरेट किया था, उन सब तमाम चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा आपको, इसमें आपको बेसिकली एडला विलियमसन्स का जिस तरीके का बिहेवियर था, उसको पता चल गया था कि ये चोर है, ये मेरे फादर का ओल्ड कॉमरेड नहीं है, बट स्टिल उसने इसको क्या किया था, बहुत ठीक से वार्म वेलकम किया था, राइट। और क्रिसमस ईव इनके साथ सेलिब्रेट की थी, इनको गिफ्ट भी दिया था। लेकिन अल्टीमेटली होता है, मैं पूरा ही चैप्टर बता दिया, चलो लेट इट बी। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 5 हो नहीं पाएगा नहीं तो फ्रेंड्स, है ना। चैप्टर नंबर 5 क्या है फ्रेंड्स, इंडिगो। अब देखो मैं ओवरव्यू नहीं देता हूँ आपको, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। कोशिश करना आप इन सभी को लर्न कर लो। सो वाई डिड गांधी जी चाइड दी लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को क्यों गांधी जी ने डांटा था, क्यों स्कॉल्ड किया था, राइट। फिर वाई डिड गांधी जी कंसिडर दी चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये रेड मार्क है। रेड मार्क क्वेश्चन को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको बिल्कुल, यदि आपको अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी बात है, यदि आप याद करते तो भी आपको याद करके जाना है, बट आपको एग्जाम हॉल में इसको लिख के ही आना है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है, राइट, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क कर दिया है। अब देखो ये 25% एग्रीमेंट, 25% जो रिफंड था उसके लिए क्यों एग्री हो गए थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का जो आपने जब पढ़ा हुआ उसको, है ना, गांधी जी बेसिकली वहाँ पैसों के लिए नहीं गए थे। गांधी जी बेसिकली गए थे किस चीज़ के लिए, कि उनको उनका सोशल जो राइट्स है ना, उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयर करना और उनको ये बताना कि आपके खुद के भी कुछ राइट्स होते हैं, यू शुड फाइट अगेंस्ट योर राइट्स, राइट। तो इस तरीके से ये जो माइंडसेट के साथ जो है गांधी जी वहाँ पर गए थे, और वहाँ पैसों के लिए नहीं, वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ वो जो लोग थे वहाँ पर, जो पीजेंट्स थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, राइट। ये चैप्टर का टर्म है, आप इस टर्म को, स्पेसिफिक टर्म्स को लिखना, पीजेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, राइट, ये सब टर्म्स आप आंसर राइटिंग में लिखना। तो उनको जो है वो 25% के लिए भी वो एग्री हो गए थे, राइट। चलो, लेकिन ब्रिटिशर्स को क्या लग रहा था कि केस तो हार गए, तो 100% भी यदि डिमांड करेंगे तो हमारे को क्या है, देना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन गांधी जी ने 100% का डिमांड ही नहीं किया, राइट, 50 का किया था, और उसमें भी 25 में ही वॉज एग्री। चलो लेट इट बी। सो वाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पीजेंट, क्यों लगा था, क्योंकि गांधी का जो पहनावा था बेसिकली फ्रेंड्स, वो कैसा था कि सर्वेंट जैसे ही था, मतलब बहुत, सर्वेंट जैसा नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली वो कैसा था, बहुत ही नॉर्मल था, है ना। अब इतने बड़े जो नेशनल लेवल के लीडर थे, है ना, महात्मा गांधी, लेकिन उनका जो पहनावा आप देखेंगे तो वो कैसा था, बहुत ही एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसा था। तो उन्होंने लगा कि ये जो सर्वेंट्स थे, सर्वेंट बेसिकली कहाँ, राजेंद्र प्रसाद के घर के सामने जो बैठे हुए थे, राइट, उनको क्या लग रहा था कि यहाँ पर ये जो गांधी जी है ये भी कोई पीजेंट ही होगा, राइट, इस तरीके से।
चलो, भाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। तो राजकुमार शुक्ला देखो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर राजकुमार शुक्ला क्या करते हैं, गांधी जी को इनवाइट करते हैं कहाँ पर आने के लिए, चंपारण आने के लिए। लेकिन गांधी जी आते नहीं, क्योंकि गांधी जी क्या है, एक नेशनल लेवल के लीडर थे। सो उनके नंबर ऑफ इवेंट्स ऑलरेडी प्लान थे। जैसे जो बहुत बड़े लीडर्स होते हैं उनका बेसिकली क्या होता है कि एजेंडा होता है, एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है थ्रू आउट द ईयर, मंथ की डिटेल होती है ना, वीक की डिटेल होती है, पर डे एक्चुअल पूरी प्लानिंग को वो फॉलो करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर गांधी जी के साथ क्या था, गांधी जी भी इसी तरीके के लीडर थे, उनका भी पूरा जो शेड्यूल था वो पैक था। लेकिन राजकुमार शुक्ला कैसे थे, रिजोल्यूट थे। रिजोल्यूट का मतलब कैसे थे, वो एकदम रिजिड थे कि मुझे तो गांधी जी को लेकर जाना ही है, राइट। तो गांधी जी को बहुत ज़्यादा उन्होंने फॉलो किया, हर टाइम उनके साथ में रहने की कोशिश की। एंड एट लास्ट गांधी जी को गिव अप करना पड़ा। एंड गांधी जी ने सोचा कि नहीं, वो राजकुमार शुक्ला जो है ही इज़ डिटरमाइंड एंड ही इज़ रिजोल्यूट, मुझे इनके साथ चंपारण जाना ही पड़ेगा। इस तरीके का आंसर आपको इसमें लिखना रहेगा। डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर विद रेफरेंस टू गांधीज रोल इन चंपारण मूवमेंट। अब देखो, लीडर बेसिकली क्या होता है, लीडर अथॉरिटी के साथ काम नहीं करता। यहाँ पर जो लीडर, यहाँ की जो गांधी की जो लीडरशिप थी, दैट लीडरशिप वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जिन्हें गांधी को पढ़ा होगा उन्होंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की होगी, नहीं भी पढ़ा होगा तो इस चैप्टर को यदि हम पढ़ते हैं, सो इस चैप्टर में बेसिकली गांधी जो है वो फोर्सफुली कुछ चीज़ नहीं करना चाहते। व्हाट दे डू, व्हाट ही डज, क्या करते हैं वो, बेसिकली जो उनको बाकियों से करवाना होता है वो खुद उस एग्जाम्पल को करके देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उस तरीके की क्वालिटीज़ जो है वो यहाँ पर गांधी जी ने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की थी, राइट। तो इस तरीके से आप चैप्टर 5 के क्वेश्चन भी कर लेंगे। थोड़ा स्पीड करते हैं फ्रेंड्स, है ना, नहीं तो बहुत ही टाइम हो जाएगा हमारे पास। तो चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 क्या था हमारे पास, पोएट्स एंड पेनकेक्स। सो पोएट्स एंड पेनकेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए। पोएट्स एंड पेनकेक्स से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है फ्रेंड्स, इट्स रिलेटेड टू शुब्बू। अब शुब्बू बड़ा ही एक अच्छा कैरेक्टर था। जब हमने इसको ऑफलाइन क्लासेस में इसके जब पूरा डिटेल डिस्कशन किया था, तो शुब्बू क्या था, बहुत ही एक अलग ही क्रिएचर था, मतलब, है ना। देखते हैं उसको, हम कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करेंगे। उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन मैंने नीचे और रखा है। शुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल क्वालिटीज़। अब देखो, शुब्बू के अंदर तो नंबर ऑफ क्वालिटीज़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइमरी क्वालिटी क्या थी, ही वॉज नेक्स्ट टू बॉस। अब बॉस कौन था, यहाँ पर क्वेश्चन भी होगा, हु वाज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। तो ये मिस्टर एस वासन। मिस्टर एस वासन के वो क्या था, बहुत ही करीबी थे। कौन, अरे कौन थे, ये थे ना शुब्बू जी। तो शुब्बू उनके क्या थे, बहुत ही करीबी थे, राइट। तो सबसे पहले, दूसरा ही वॉज वेरी क्लोज टू दी बॉस, ही वॉज सेकेंड नंबर, रैंक जो था उसका सेकंड नंबर था एट दी जेमिनी स्टूडियो। अब चलो, ये पार्ट तो ठीक था, बट उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ थी जो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, उसके अंदर मैनेजरल क्वालिटीज़ थी। व्हाट डज इट मीन, वो जानता था कि कैसे लोगों से काम करवाना है, राइट। तो ये मैनेजरल स्किल थी। दूसरा, ही वॉज वेरी वेरी क्रिएटिव। अब क्रिएटिव कैसे था, जब वो बेसिकली किसके साथ, प्रोड्यूसर और एक्टर एक्ट्रेस के साथ होता था। जब वो शूट होता था तो उसको बेसिकली देख रहा होता था, बहुत ही ठीक से ऑब्जर्व कर रहा होता था। जब वो देखता था कि यहाँ पर प्रोड्यूसर, ये जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर फंस रहा है या एक्टर फंस रहा है कि सीन को कैसे करना है, तो ही वॉज वेरी क्रिएटिव। तो यदि उसको एक सीन को यदि करना था तो वो 4 डिफरेंट तरीके बता देता था, राइट। 4 तरीके बता देता था कि इसको 4 डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो। तो जो डायरेक्टर थे वो भी उनसे बहुत ज़्यादा क्या रहते थे, इंप्रेस रहते थे, क्योंकि वो बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो लेकर आते थे, राइट। अब चलो, सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज़ की बात ही नहीं करते थे वो। अब ये 4 यदि काम नहीं करे, सो ऐसा नहीं है कि वो 4 पे रुक जाते थे। ये 4 काम नहीं करे तो 14 डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आते थे वो। व्हाट डज इट मीन, ही वॉज वेरी वेरी क्रिएटिव। सो उसका जो स्पेशल क्वालिटीज़ आपको लिखना है, एबिलिटीज़ लिखना है, राइट, उसमें क्या होगा, सेकंड पार्ट आप लिख देंगे, ही वॉज वेरी वेरी क्रिएटिव। अब देखो, उसका घर जो था, उसके घर पे काफ़ी लोग रहते भी थे। तो उसका घर पे काफ़ी लोग रहते थे, जिसके घर काफ़ी लोग रहते हो या जिसके घर आना जाना बना हो, व्हाट डज इट मीन, वो बहुत ज़्यादा सोशल भी था, वो काइंड भी था, लाइक लोगों के साथ वो कनेक्ट भी रहता था, राइट। तो इस तरीके से आप इसकी क्वालिटीज़ को मैनेज कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन के आंसर तो आप कर ही लोगे, बहुत आसान है सारे। जैसे ये पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो पैनकेक्स बेसिकली क्या था, एक जेमिनी स्टूडियो में जो एक्टर एंड एक्ट्रेस होते थे उनका जो मेकअप होता था, सो मेकअप मटेरियल का जो है बेसिकली एक ये ब्रांड है। सो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ये नाम है ना। तो मैंने तो नहीं सुना अभी इधर, लेकिन इस साउथ में जेमिनी स्टूडियो वाले जो है पैनकेक्स नाम का जो मेकअप ब्रांड मटेरियल है, उस मटेरियल से जो है वो लोगों का, एक्टर और एक्ट्रेस का क्या करते थे, मेकअप किया करते थे, राइट। चलो एनीवेज, ठीक है, तो ये कर लेंगे आप सभी क्वेश्चंस। सो जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड, पोएट्स एंड पैनकेक से रिलेटेड। अब इसमें देखो, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्या, कि
अशोका मित्रन को कब पता चला कि वो जो विजिट करने आए थे, है ना, वो विजिटर कौन थे, एक उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी होगा, राइट। तो उसको वो कब पता चला कि जो ब्रिटिश पीरियोडिकल था उसका नाम क्या था, दी एनकाउंटर, राइट। पीरियोडिकल क्या होता है, बेसिकली जैसे मंथली मैगजीन होते हैं, सो एक पर्टिकुलर पीरियड में वो जो है वो एक इशू जो है वो रिलीज़ करते हैं, राइट, उसको बोलते हैं वो पीरियोडिकल। सो उसके जो चीफ एडिटर थे, he was the one who visited the Gemini studio. So who was the boss of the Gemini studio, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है ना, कौन थे, मिस्टर एस एस वॉटसन। और कौन वहाँ पर आए थे, तो जो दी एनकाउंटर थे उनके चीफ एडिटर, राइट। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं फटाफट। दी इंटरव्यू, देखो फ्रेंड्स ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहा है। अब देखो इसको बेसिकली समझने की कोशिश करना, यहाँ पर अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन, इन दोनों के बीच में बेसिकली एक डायलॉग होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा है। इसके प्रीवियस पार्ट में तो बेसिकली क्या इंटरव्यूज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो जो यदि आप चैप्टर नहीं भी पढ़ते हैं, सो इंटरव्यू के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, इंटरव्यू के क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट, वो आप इजीली लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि इन सम और अदर वे जितने भी लिटरेट लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं इंटरव्यू से फेस टू फेस होना ही पड़ता है, जो इंटरव्यू होते हैं उससे एनकाउंटर उनको होना ही पड़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, इस वाले इंटरव्यू में बेसिकली दो पर्सन के बीच का इंटरव्यू था। किसका, मैंने आपको बताया अभी, एक नाम क्या था अम्बर्टो इको और दूसरा क्या था मुकुंद पद्मनाभन। अब देखो बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि मुकुंद पद्मनाभन इंटरव्यू ले रहा है या इंटरव्यू दे रहा है, और अम्बर्टो इको इंटरव्यू ले रहा है या इंटरव्यू दे रहा है। सो आंसर राइटिंग में भी ऑल्दो आपको पता होता है, बाहर आके आपको पता चलता है कि आपने गलत लिख दिया, लेकिन हाँ उस टाइम तो आपसे गलती हो जाती है और एग्जाम हॉल में गलती हो गई, व्हाट डज इट मीन, आपके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो कम हो गए। तो देखो मुकुंद पद्मनाभन है वो क्या है, इंटरव्यू ले रहे हैं, राइट, और जो इंटरव्यू दे रहा है उसका नाम क्या है, अम्बर्टो इको। इज द आइडिया क्लियर। सो अम्बर्टो इको अपनी बहुत सारी वैरायटी ऑफ राइटिंग्स जो थी उनके ऊपर वो जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कहाँ पर, मुकुंद पद्मनाभन के साथ। तो इस तरीके का पूरा ही चैप्टर है। सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ। चलो इसका भी आप फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें रेड मार्क करना भूल गया हूँ इसमें, राइट, लेकिन आपको फिर मैं बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे, सो व्हाट इज़ इंटरस्टिक्स। अब ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली फ्रेंड्स एम्प्टी टाइम, जिसके अंदर जो है वो एम्प्टी टाइम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं ना, आपके जाने का कोई वेट कर रहा है, तो वेट करने का जो बेसिकली जो टाइम है उस टाइम में भी वो क्या करते थे, काम करते थे, राइट। सो सिम्योटिक्स क्या था फ्रेंड्स, सिम्योटिक्स एक टर्म यूज हुआ था इसमें, स्टडी ऑफ साइन, राइट, इसको आप याद कर लेंगे। सो हाउ डज इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच, तो किस तरीके से मैनेज करता था, तो वो अपना जो एम्प्टी टाइम था उस एम्प्टी टाइम में बेसिकली वो क्या करता था, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता था, राइट। तो ये इस तरीके के सारे क्वेश्चन है। नेम ऑफ द रोज, व्हाट काइंड ऑफ नॉवल, किस तरीके का नॉवल था, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन, रुडयार्ड किपलिंग, ये वाला स्टेटमेंट बेसिकली फ्रेंड्स आप याद कर लेना, है ना। ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट में, इंटरव्यू में बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 दो तरीके से चैप्टर को जो कंप्लीट हुआ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो ये जो रुडयार्ड किपलिंग है ना, इनका जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट आप लर्न कर लेना टेक्स्ट बुक से, राइट, ये फर्स्ट वाले पार्ट में। और बाकी सारे क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। ह्यूज सक्सेस क्यों मिला था नॉवेल को, कितनी कॉपीज़ का उनको जो एडवांस मिला था, तो 3000 कॉपीज़ का, ये सारे क्वेश्चंस है, राइट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप और फटाफट नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चलो लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स गोइंग प्लेसेस। देखो क्लास 12th में बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था, लास्ट लेसन, और लास्ट चैप्टर क्या है, गोइंग प्लेसेस। सो लास्ट से स्टार्ट किया एंड गोइंग प्लेसेस पे कंप्लीट किया। सो गोइंग प्लेसेस पे बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, इसमें जेंसी और सोफ़ी, ये दो लड़कियां हैं जो स्कूल से बाहर निकलते हुए बातचीत करते हुए जाती है। अब आप भी स्कूल से बाहर जाने वाले हो, क्लास 12th के लिए स्पेशली ये चैप्टर है ना, तो 12th के बाद स्कूलिंग आपकी भी कंप्लीट होने वाली है, तो आप भी अब कहाँ जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, है ना, अच्छे बढ़िया से प्लेसमेंट्स लेंगे, और फिर आप हम सबसे मिलने भी आएंगे कि हाँ यार मिलना चाहिए हमारे को सभी से, है ना। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स मिलने आते हैं। तो चलो एनीवेज, तो गोइंग प्लेसेस पे हमने क्या डिस्कस करना है, सोफ़ी और जेंसी की कहानी है, राइट। सोफ़ी कैसी है फ्रेंड्स, थोड़ी डे ड्रीमिंग टाइप ऑफ गर्ल है, राइट। सोफ़ी क्या है, सोचती है बहुत एम्बिशियस है, राइट। लेकिन जेंसी कैसी है, जेंसी एक प्रैक्टिकल है। दोनों का जो बैकग्राउंड है ना, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, या ऐसा कहना चाहिए कि फैमिली जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती, राइट। दोनों एक मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं, लेकिन सोफ़ी जो है वो शी इज़ वेरी एम्बिशियस, राइट। और जो जेंसी थी वो कैसी थी, प्रैक्टिकल थी। तो बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सोफ़ी और जेंसी दोनों का बीच में क्या डिफरेंस था, क्या डिस्टिंग्विश थी, क्या क्वालिटीज़ जो है वो दोनों को अलग करती थी। इस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली फ्रेंड्स आपको किस में मिलता है, बोर्ड में मिलता है। तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। एम्बिशियस थी कौन, सोफ़ी,
और जो जेंसी थी वो कैसी थी, एक प्रैक्टिकल लड़की थी, राइट। तो इस तरीके से, और ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली मैनेज कर लोगे। चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप याद रखना ना। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स किसकी तरफ, तो हम नेक्स्ट सेगमेंट लेते हैं पोएम का। तो देखो पोएम में फ्रेंड्स, आपको पोएम पोएम के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चलो, तो पोएम एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बेसिकली फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो फ्लेमिंगोस के हो, चाहे वो विस्टास के हो, मतलब कोर बुक के हो या फिर वो सप्लीमेंट्री बुक के हो, राइट, दोनों के चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम आपको लर्न करना है। बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, चैप्टर से रिलेटेड एक नाम आपको लिखने तो आता ही आता है, फिक्स है, एक दिस इज़ वन। दूसरा, जितने भी पोएम है उन सारी पोएम के सेंट्रल आइडियाज़ या थीम वो आप एक बारी लर्न कर लेंगे, उनको लिखने की कोशिश भी कर लेना आप, राइट, एक बारी ट्राई करके जाना। तो ये बेसिकली आप करते हैं तो आपको क्या है, बोर्ड में जो है मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं और आप कहीं पर भी रुकते नहीं है, राइट। चलो, नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाला था वो था फ्रेंड्स फिगर ऑफ स्पीच। जो फिगर ऑफ स्पीच को बेसिकली यहाँ पर पोइटिक डिवाइस बोला गया है ना। तो कई बार जो क्वेश्चन आता है वो दो तीन तरीके से पूछ लेते हैं, पोइटिक डिवाइस पूछ लेते हैं या फिर फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेते हैं, है ना, या फिर लिटरेरी डिवाइस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, है ना। जैसे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, ये जो लर्न किए थे आपने, दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस, राइट, या लिटरेरी डिवाइस, उसको जो हम बात करने वाली कोशिश करें यहाँ पर। तो यहाँ बेसिकली जो ट्रेंड मैंने देखा है वो दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, एक सिमिली से रिलेटेड और एक मेटाफर से रिलेटेड, राइट। सो सिमिली का एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सिमिली में बेसिकली क्या, देखो स्माइली नहीं है, वो सिमिली है, ये है, राइट। तो सिमिली में क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, देयर इज ए कंपैरिजन, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर होता है या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। और वो जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन किसके बेसिस पे होता है, किन वर्ड से होता है फ्रेंड्स, दो वर्ड्स इसमें आपको याद रखना है, एज और लाइक। तो देखो ये दो वर्ड से जो कंपैरिजन होता है वहाँ पर हम क्या, फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस हम क्या लिखेंगे, सिमिली, है ना। ऐसे ही मेटाफर, व्हेन देयर इज ए कंपैरिजन विदाउट एज और लाइक वर्ड, उसमें एज वर्ड और लाइक वर्ड नहीं है बट देयर इज ए कंपैरिजन। इसका भी कुछ एग्जांपल्स है, होगा तो मैं आपको इवनिंग में एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगा डिटेल में, राइट। अभी हम हमारे फोकस से इधर उधर नहीं होते और चलते हैं कहाँ, पोएम की तरफ। तो पोएम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माय मदर एट 66, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आप कम पढ़ के जाना चाहते हैं तो फर्स्ट 5 चैप्टर्स फ्लेमिंगोस के, फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो है वो विस्टास के, ये दोनों कंप्लीट करके जाइए आप। उसमें से फर्स्ट 3 पोएम्स जो है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फिक्स है, राइट। तो देखो माय मदर एट 66, बेसिकली ये पोएम क्या है, सिंगल लाइन पोएम है, राइट, है ना। एक ही लाइन में पूरी पोएम जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कमला दास ने ये पोएम लिखी है, राइट। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये मदरहुड को बेसिकली वो एक्सप्लेन करती है यहाँ पर, है ना। और मदर से जो दूर होने का जो डर होता है ना, वो जो पेन होता है ना, पेन होता है किसी को खोने का, किसी से दूर होने का, उसके बारे में ये पूरा जो पोएम है वो लिखा हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन मैंने स्पेशली हाईलाइट किए हैं फ्रेंड्स, राइट। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। तो मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया कि जितने भी पोएम्स से सारे सेंट्रल आइडियाज़ आप लर्न करके जाएंगे। यदि आपने सेंट्रल आइडियाज़ लर्न कर लिए तो आंसर राइटिंग में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। तो आंसर जो है वो आप बहुत ही ईजिली लिख लेंगे। इज द आइडिया क्लियर? चलो सेकंड चलते हैं। व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। देखो ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स जो है वो इधर उधर लिख के आते हैं। अब देखो आइडिया समझना इसमें क्या है, लेट विंटर्स मून। अब विंटर क्या है, सीज़न जो होते हैं ना, उनके सीज़न का लास्ट जो पूरे ईयर लॉन्ग जो सीज़न ये होता है, क्या बोलना चाहिए उसको यार, ये पूरा जो ओवरऑल साल का जो मौसम होता है उसका जो लास्ट जो सीज़न होता है वो क्या होता है, विंटर। ये भी लास्ट है। और उनकी जो मदर थी वो मदर भी कहाँ थी, उनकी लास्ट स्टेज में थी। इसीलिए इनको दोनों को क्या किया, उन्होंने कंपेयर कर दिया था, राइट। इस तरीके से आपको आंसर उसमें मैनेज करना है। चलो तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम। देखो पोएट जब एयरपोर्ट उनकी मदर को जो ड्रॉप करने गई थी, है ना, वहाँ पर जब एक डिस्टेंस पे खड़ी हुई थी पोएट, है ना, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये जो मेरी मदर का जो फेस है वो बहुत ही पेल हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गई है, और मुझे नहीं लगता कि शायद हम इनसे और ज़्यादा मिल पाएंगे इसके बाद। तो वो जो पेन था, वो जो एक था, है ना, जो दर्द था, है ना, उस दर्द को वो फील कर रही थी, और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, राइट। उसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स। तो ये 2 जगह हुआ था। जब वो कार ड्राइव कर रही थी
तो ड्राइव करते टाइम उसकी जो मदर थी वो उनके साइड में बैठी हुई थी, और जब एयरपोर्ट पे तब भी वो देख रही थी कि वो ओपन माउथ जो है वो शो रखी है, कौन, उनकी मदर, राइट। तो वहाँ पर एक पार्ट उन्होंने ये फील किया था कि ये मेरी मदर जो है वो कितनी ओल्ड एज हो गई है ना, इनको बहुत दुख हो रहा था। तो फिर वो दुख से बाहर दूर होने के लिए क्या करी उन्होंने, कांच जो कार का जो विंडो था उससे बाहर की तरफ देखा, और स्पीलिंग जो किड्स थे दे वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम, और जो ट्रीज़ वर स्प्रिंटिंग, वो जो सीन था ना वो था। उसके बाद जब फाइनली जो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, तो एयरपोर्ट पे क्या होता है, एयरपोर्ट पे बेसिकली एक डिस्टेंस से जब वो देखती है तब वो फिर से रिकॉल करती है उसी दर्द को, उसी पेन को वो फील करने की कोशिश करती है कि मेरी मदर जो है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गई है और अब शायद हम इनसे नहीं मिल पाओगे, राइट। तो उस तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। चलो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है पोएम हमारी कौन सी है, कीपिंग क्वाइट। अब देखो फ्रेंड्स, कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, कीपिंग क्वाइट में भी देखो ये फर्स्ट तो करना ही करना है आपको, सेंट्रल आइडिया, राइट, और द समरी ऑफ द पोएम, सभी के कर लो। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन है, राइट, ये 3 क्वेश्चंस को भी आप बहुत ठीक से लर्न कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड पोएम क्लियर, थोड़ा फास्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, देखो फ्रेंड्स जो एक्सट्रैक्ट आते हैं ना सीन पैसेज जैसे, तो बेसिकली देखो आपको एक तो आने वाला है कहाँ पर, फ्लेमिंगो से, राइट, फ्लेमिंगो के प्रोस पार्ट से। दूसरा आएगा आपको कौन सा, फ्लेमिंगोस के ही पोएम पार्ट से, राइट। तो पोइट्री वाला जो पार्ट है, पोइट्री में जो एक्सट्रैक्ट आने के चांसेस है वो यहाँ से बढ़ जाते हैं, तो ये पोएम को आप ठीक से करके जाना, राइट। अब थिंग ऑफ ब्यूटी, इससे रिलेटेड जो है मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेट्स, है ना, द प्लेजर डज द व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, है ना, ये सारी थी, है ना। फिर उसके बाद क्या था, ये सारे क्वेश्चन, तो इन सारे क्वेश्चंस को भी आप लर्न कर लो, ठीक, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आप फटाफट। और ये मैंने स्पेशली लिख दिया है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट, है ना, इस पोएम से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखो ये हिंट है, यदि आप हिंट को समझ जाएंगे तो आई होप कि आप पेपर में ठीक से सॉल्व करके आएंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है ना, आप लोग भी लेट हो रहे होगे, आप लोगों को भी प्रिपेयर करना होगा। बस एक आइडिया ले लो आपको किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, एंड देन यू विल प्रिपेयर बाय योर ओन। फिर भी कोई डाउट आता है तो आई एम अवेलेबल, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो। और रोड साइड स्टैंड, अब रोड साइड स्टैंड बेसिकली क्या था फ्रेंड्स, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। इसकी जो क्वेश्चन है वो फटाफट आप 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और आप कोशिश करना है इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की। चलो नेक्स्ट की तरफ चल देते हैं। अब हमारे पास जो है मेन सेगमेंट दूसरा पार्ट आ जाता है फ्रेंड्स, कौन सा, विस्टास का। अब देखो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोर बुक को तो बहुत ठीक से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन विस्टास जो सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक है उसके क्वेश्चंस थोड़ा सा वो कम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, इससे भी अच्छा खासा वेटेज है फ्रेंड्स, दोनों बुक से क्वेश्चंस आते हैं, हाँ फ्लेमिंगो से ज़्यादा आते हैं, बट इसको अभी छोड़ना नहीं है क्योंकि आपको फुल मार्क्स प्लान करके चलना है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 70, 40, 80 का टारगेट लेके ही मत चलो, 90 का टारगेट ही मत लेके चलो। आप टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 100% का। यदि आपने 100% का टारगेट लिया है सो डेफिनेटली आप उस तरीके के एफर्ट्स डालोगे, और जितने एफर्ट्स डालोगे उतना ही तो रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। जो विस्टास है, विस्टास का जो हम, विस्टास में क्या हमने चैप्टर नहीं लिखा है इस पर, अच्छा ये वाला पार्ट रह गया। ये बेसिकली हमारा जो चैप्टर था आंट जेनिफर्स टाइगर, ये विस्टास का नहीं होगा फ्रेंड्स, है ना, ये आप ये एडिट करना रह गया यहाँ पर। सो ये बेसिकली किसका होगा, ये होगा हमारा आंट जेनिफर्स टाइगर, जो हमारी लास्ट पोएम थी, राइट, उसके क्वेश्चन है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले पार्ट को हटा देना, विस्टास नहीं है, ये फ्लेमिंगोस का ही लास्ट पोएम है, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो दी थर्ड लेवल, देखो फ्रेंड इससे मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट करके जाना, है ना। सो व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू एंड व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, ये 2 क्वेश्चंस को आप कर लो, काफ़ी है। चलो थोड़ा स्पीड से करते हैं हम। द टाइगर किंग, द टाइगर किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने जिन क्वेश्चंस को यहाँ लिखने की कोशिश की है, आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, वो क्वेश्चंस बहुत एनालिसिस करके मैंने निकाले हैं, और एटलीस्ट आपको इतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर ही लेना है, राइट। इसमें बेसिकली क्या स्टोरी है फ्रेंड्स, एक प्रतिबंधपुरम का एक जो किंग था ना, वो बेसिकली 10 दिन का था तभी वो बोलना स्टार्ट कर दिया था, राइट। और जो ज्योतिष थे, है ना, वो बेसिकली क्या बोल रहे थे कि ये जो है, ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसको एक दिन मरना पड़ेगा। तो वो किंग क्या बोलता है, अरे कुछ नई बात बताओ, ये कोई नई बात है क्या कि जो बच्चा पैदा हुआ उसको मरना पड़ेगा। हाँ ये तो ठीक है, बट यू शुड टेल मी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डेथ, मेरी मरने का कारण क्या होगा कि इस वजह से मेरी मौत होगी। इस तरीके से वो 10 दिन का बच्चा जब बोलता है तो सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये किस तरीके की बात कर रहा है। 10 दिन का बच्चा जो है बोल रहा है, इट वॉज द रियलिटी। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि यदि हाँ ठीक है मैं आपको कॉज बता देता हूँ,
पहले तो वो हेजिटेट करता है क्योंकि किंग था, है ना, किंग के यहाँ किसी को बोलना मतलब इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज दैट सिचुएशन, राइट। तो उस सिचुएशन को फिर भी वो क्या करता है, उसको और ज़्यादा इंसिस्ट करते नहीं, अब तुम तो बताओ। तो क्या बताते हैं, टाइगर विल बी द कॉज ऑफ योर डेथ, है ना। तो एक टाइगर, और वहीं से इनका नाम हो जाता है। एक तो क्या टाइगर किंग वाला पार्ट को भी छोड़ देते हैं। बेसिकली वहाँ से क्या है, उनको ये डिराइव हो जाता है कि अब मेरे को जो डर है वो किससे है, टाइगर से। तो जैसे ये जो किंग है, जो 10 साल का बेबी था, वो बड़ा होता है, और जब उसके जैसे ही उसको राजगद्दी मिलती है तो वो सबसे पहला उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या होता है, वो होता है कि जो टाइगर्स है उनको सबसे पहले यहाँ से, मेरे पूरे प्रीमाइस से, पूरा जो किंगडम है वहाँ से टाइगर्स को है वो एलिमिनेट कर दो, टाइगर्स को मार दो पूरे, है ना। तो वो सारे टाइगर्स को शूट करना शुरू कर देता है। अब लगभग 70 टाइगर्स को मार देता है। और फिर वो क्या बोलता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है पहले टाइगर को मारने के बाद। तो क्या करता है, वो टाइगर का जो सर होता है उस सिर को किसके पास भेजता है, उस ज्योतिष के पास। और ज्योतिष को क्या बोलता है, अब बोलो क्या बात है ना, अब तो मैंने इसको मार दिया। तो वो क्या बोलता है ज्योतिष किंग को बोलता है कि आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स को भी मार सकते हो, लेकिन जो 100 है वो आपको नहीं छोड़ेगा। व्हाट डज इट मीन, कि आपके मरने का कारण जो है वो क्या होगा, टाइगर होगा। इसी तरीके से लगभग 70 टाइगर्स जो है वो मार देता। फिर एक ब्रिटिश जो ऑफिसर है वो आ जाते हैं सीन में, है ना। वो चाहते हैं कि हम भी टाइगर हंटिंग करें, लेकिन जो किंग है वो उनको मना कर देते हैं। फिर वो मना करने के बाद क्या होता है, पूरा सीन मतलब पूरा एक स्टोरी, बहुत शानदार स्टोरी है। मुझे आई पर्सनली एंजॉय व्हेन आई टीच दिस स्टोरी ऑफलाइन। तो मैं जब स्टोरी को जब पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर तो बहुत बहुत मज़ा आता है स्टोरी को शेयर करने में ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, फिर अब चलो ठीक है, पूरा स्टोरी नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन आंसर को आप जो है वो लर्न कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द डिफरेंट नेम गिवन टू द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो सबसे पहले तो किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, फिर टाइगर, द टाइगर किंग, फिर जिनानी जंग बहादुर, है ना, बादशाहों के बादशाह, ये बहुत सारे नाम उसमें गिवन है टेक्स्ट बुक में, पहले ही सबसे पहले स्टार्टिंग में गिवन है, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द टाइगर एक्वायर हिज नेम, कैसे उसको एक्वायर किया। तो अभी स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, अब क्यों शादी करने के लिए डिसाइड किया उसने, कि उसने देखा कि मेरे प्रीमाइस, मेरे किंगडम में तो सारे जो टाइगर हैं उनको मैंने मार दिया है, अब मुझे क्या है दूसरे के किंगडम में भी जाना पड़ेगा ना, दूसरों के स्टेट्स में भी जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी किल करना पड़ेगा। तो दीवान को क्या बोलते हैं यहाँ पर टाइगर की, एक अच्छी सी नहीं, बेसिकली इनका फोकस यहाँ पर लड़की पे नहीं होता शादी करने के लिए, इनका फोकस होता है उस लड़की पे जिनके फादर का जो किंगडम है, जो स्टेट है, वहाँ पर नंबर ऑफ टाइगर्स ज़्यादा हो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर किंग का, कि वो किसको किल कर दे, टाइगर्स को। तो इन सर्च ऑफ टाइगर्स वो डिसाइड करता है क्या, शादी करने का। अब शादी करने के टाइम को अभी जो डायलॉग था वो दीवान के साथ जो होता बड़ा ही वो रोचक है ना, जिन्हें स्टोरी पूरी लर्न की दे कैन कनेक्ट, ये ऑफलाइन क्लास में जिन्होंने डिस्कशन सुना था वो उनको दे कैन कनेक्ट, है ना। चलो लेट इट बी। तो यहाँ बेसिकली क्या करता है, वो शादी कर लेता है। वो शादी करने के बाद जब भी वो अपने ससुराल ही जाएगा ना, हाँ, जब भी वो अपने ससुराल जाता है तो ससुराल जाके क्या करता है, हर बारी नंबर ऑफ टाइगर्स को किल करके आता है, राइट। अब ऐसा करते करते भी क्या करता है, वो सारे टाइगर्स वहाँ के भी खत्म हो जाते हैं। अब इस तरीके से वो क्या करता है, सारे टाइगर्स किल हो गए। अब लास्ट टाइगर उसको मिल ही नहीं पाता, 199 टाइगर इस तरीके से मार देता है। अब 100 टाइगर जो है वो मिल ही नहीं पाता उसको। अब यहाँ बेसिकली जो है वो ट्विस्ट आता है स्टोरी में, और यहाँ पर जो है वो किंग है बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या कि यार मेरे पास तो मेरे पूरे प्रीमाइस में भी अब जो लायन है वो नहीं है, और मेरी ससुराल में भी मैंने सारे जो लायंस हैं उनको भी हंट कर लिया, उनको भी मार दिया है, अब मैं क्या करूँ, है ना। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। कई बार बोलता है डबल लैंड का टैक्स का जो है लैंड का जो टैक्स है वो डबल कर दो। इस तरीके अजीब से जो है वो डिसीजंस लेता है, राइट। वो अपने कई सारे मिनिस्टर्स को फायर कर देता है, कई सारे एम्प्लॉय को फायर कर देता है। तो व्हेन द बॉस इज फ्यूरियस यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। तो उस तरीके की सिचुएशन इसके साथ होती है, किसके साथ, टाइगर किंग के साथ, राइट। फिर बेसिकली क्या होता है, फाइनली मद्रास का एक गार्डन होता है, बाग होता है, वहाँ से वो बेसिकली एक टाइगर को लेकर आ जाते हैं, और वो ऐसा लगता है कि इन्होंने उसको मार दिया। लेकिन वो बेसिकली जिस टाइगर को जब वो किंग शूट करता है तो वो टाइगर बेसिकली मरता नहीं है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। टाइगर किंग को क्या लगता है कि मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया, लेकिन इट वाज नॉट लाइक दैट। अब यहाँ पर क्या होता है, सब लोग चले जाते हैं, फिर वो 100वें टाइगर को मारता कौन है, बाकी लोग आके मार देते हैं, और फिर उसका प्रोसेसन, ग्रैंड प्रोसेसन करते हैं, वो कहाँ लेकर जाते हैं, राजा के पैलेस में, है ना। अब वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली किंग को तो लगता है कि मैंने 100 टाइगर्स मार दिया, अब तो मैं अमर हो गया, है ना, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसको ही नहीं पता कि उसने 99 टाइगर्स मारे थे। 100वां टाइगर जो उसने शूट किया था, वो जो टारगेट था वो मिस कर दिया, बुलेट जो है वो साइड से निकल गई, लेकिन जो किंग था वो क्या हो गया, बेहोश हो गया था, राइट। तो इस तरीके से वो क्या करता है, अपने आप को बहुत सिक्योर मान लेता है। फिर क्या होता है, अब 3 साल हो जाते हैं, 3 साल बाद उसका 3rd बर्थडे जो है अपने बेटे का मनाना होता है। और उसके किंग के जो बेटे के ऊपर उसका फोकस 3 साल बाद आता है, क्योंकि उसके पहले तो कहाँ लगा हुआ था, टाइगर हंटिंग पे, राइट। अब यहाँ पर क्या करता है वो, यहाँ बेसिकली वो सोचता है कि अब मेरा जो बेटा है उसको मैं बहुत अच्छे लेवल का गिफ्ट दूंगा।
उस गिफ्ट को सर्च करता है, पूरे शॉपिंग सेंटर जितने भी होते हैं बड़ी बड़ी सारी जगह वो जाता है। फाइनली एक वुडन टाइगर उसको पसंद आता है और जो उसकी आर्टमैनशिप है वो उसको बहुत ठीक से वो एक्सप्लेन कर, बेसिकली मार्केटिंग का यहाँ पर एक बहुत अच्छा उन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया था कि जब किंग कोई प्रोडक्ट लेने गया तो उस प्रोडक्ट को दिखाने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया, राइट। आप में से भी कुछ बिजनेस क्लास लोग होंगे तो आपने देखा होगा जब हम बिजनेस करते हैं तो हम जब प्रोडक्ट की बेसिकली जब मार्केटिंग करते हैं तो उसमें हम कुछ फीचर्स ऐड ऑन करके बताते हैं, राइट। तो उसी तरीके से वो जो शॉपकीपर था उसने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई। वो जो टॉय टाइगर था वुडन का, है ना, वुड का था, लकड़ी का जो टॉय टाइगर था, उसको बेसिकली उन्होंने क्या बताया यहाँ पर फ्रेंड्स, ये कैसा बनाया, एक बहुत बढ़िया आर्टमैनशिप है ना, इस तरीके से पूरा उसको बताता है और वो अच्छे से पैसा लेकर उनको देता है। फाइनली जब वो देते तो किंग और उनका बेटा उसी टॉय टाइगर से खेल रहे होते, उस टॉय टाइगर की एक फांस हाथ में जो है वो किंग को लग जाती है और फिर फाइनली क्या होता है, वो धीरे से घाव बन जाता है और धीरे से फिर वो और बड़ा हो जाता है। फिर कुछ अब किंग है तो बेसिकली वो हर एक से तो ट्रीटमेंट लेगा नहीं, उसके लिए बहुत स्पेशल डॉक्टर्स की टीम आती है ना, और डॉक्टर्स उसको ऑपरेट करते हैं। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि ये तो बहुत मामला गंभीर हो गया, अब इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करने के बाद में ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और जो डॉक्टर्स बाहर आके बोलते हैं क्या, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द किंग इज़ नो मोर। समझ रहे हैं आप, टाइगर मर गया है लेकिन ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। तो इस तरीके का पूरा स्टोरी था, इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट लर्न कर लो फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बेसिकली फ्रेंड्स इस चैप्टर में टिशानी जोशी ने जिस तरीके का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, स्कूल स्टूडेंट्स को बेसिकली वो कहाँ पर लेकर जाती है फ्रेंड्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इस क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में बेसिकली फ्रेंड्स जो है ना, मैंने दो क्वेश्चन को हाईलाइट किया है, व्हाट इज़ फाइटोप्लैंक्टन एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दो। और दूसरा एक क्वेश्चन और आप ये लर्न कर सकते हैं कि यदि आपको अर्थ की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को एक्सप्लोर करना है, लर्न करना है, सो व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ अवेलेबल। तो कहाँ पर है बेसिकली, वो कौन सा प्लेस है, वो अंटार्कटिका है, राइट। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन क्या है फ्रेंड्स, जिनका बायो है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो इस टर्म से दे आर वेरी वेरी फेमिलियर। लाइक फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली क्या होता है, एक छोटी घास जैसा कुछ, एक घास समझ सकते हैं आप, छोटी घास, राइट, स्मॉल ग्रास। और इसके बारे में आपको लिखना है, बस 2 लाइन का क्वेश्चन होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था, छोटी छोटी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ें अपनी जो है वो ठीक से रहेगी। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, जैसे देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। बेसिकली क्या होता है, हमारे छोटे छोटे जो एक्ट होते हैं उन एक्ट की वजह से क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या एक्ट कर रहे हैं, इनका क्या रिपरकशन होगा, क्या इसका जो है वो इम्पैक्ट आने वाला है ना। जैसे हम फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, जो भी XYZ फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो फ्यूल जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो कार्बन एमिशन है ना, वो क्या हो रहा है बेसिकली फ्रेंड्स, वो जा रहा है एनवायरनमेंट में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल जो पूरा ओवरऑल टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर इज राइजिंग, वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, रेज हो रहा है, राइट। अब टेम्परेचर रेज होने की वजह से क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, जो ग्लेशियर्स है ना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, जो ग्लेशियर्स है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट होके कहाँ पर आ रहे हैं फ्रेंड्स, घूमते घूमते नदियों के, नालों के बाहर रास्ते वो कहाँ जाते हैं फ्रेंड्स, समंदर में, राइट। और इससे बेसिकली हो क्या रहा है, समंदर का जो सी लेवल है दैट इज़ राइजिंग, वो जो लेवल है जो बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए इसमें बताया फ्रेंड्स क्या, कि छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पर रहेगी। अब देखो छोटी चीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, हम जो छोटा सा भी काम करते हैं तो हम उसके इम्पैक्ट को बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेट करते हैं, बट जो साइंटिस्ट होते हैं या जो एक्चुअल में सेंसिटिव लोग होते हैं, जो लंबी चीज़ों को प्लानिंग करके चलते हैं, व्हाट दे डू, वो देखते हैं इससे इम्पैक्ट आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 100 ईयर्स, आफ्टर 1000 ईयर्स क्या होंगे, राइट। क्योंकि ये जब चैप्टर हमने देखा था एट द वेरी बिगनिंग, गोंडवाना जो था वो इंडिया और जो था वो उससे मिला हुआ था, राइट, इंडिया के साथ में कनेक्टेड था। लेकिन क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया, जो समंदर का सी लेवल है वो भी बढ़ता गया, और क्या हुआ, हम आइसोलेट हो गए, इंडिया अलग हो गया और ये अंटार्कटिका अलग हो गया। पहले क्या था, सेम लैंड मास को दोनों क्या है शेयर करते थे, इस तरीके का था, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन है। अब टिशानी जोशी ने बेसिकली क्या किया था, स्कूल स्टूडेंट्स क्या होते हैं बेसिकली फ्यूचर लीडर्स, तो उनको बेसिकली एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए वो कहाँ पर लेकर जाती है, अंटार्कटिका लेके जाती है। और अंटार्कटिका पे बेसिकली वो उनको बताती है कि किस तरीके से यदि हमें अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को स्टडी करना है, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, है ना। तो उसके बारे में पूरा उनको बताती है, राइट। इस तरीके का पूरा चैप्टर था।
आपने डिटेल में पढ़ना होगा तो अच्छी बात है, लेकिन रिवाइज करने के लिए इतना ही काफ़ी है, राइट। अब दी एनिमी चैप्टर से बेसिकली फ्रेंड्स जो आपको क्वेश्चन करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, डॉक्टर सदाव, हु वाज डॉक्टर सदाव, है ना। फिर वेयर डिड डॉक्टर सदाव एंड हाना मीट, है ना, ये क्वेश्चन कर लो आप, ये 2 क्वेश्चन। और बेसिकली डॉक्टर सदाव से रिलेटेड जितने भी नाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन कर लो, राइट। इसने में काम आपका हो जाएगा, बहुत बढ़िया से नंबर आप ले आओगे। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर था, जब मैं ऑफलाइन क्लास में इसको बेसिकली चैप्टर क्या है, प्ले है, राइट। इस प्ले में बेसिकली क्या होता है, डेरी और मिस्टर लैम दोनों के बीच में बढ़िया से डिस्कशंस होते हैं, राइट। वो डिस्कशन को बड़ा एंजॉय करते हैं हम जब क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं कर सकते, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है सो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। मिस्टर लैम क्या है, मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है ना। वो अपने घर के सामने जो गार्डन बना हुआ है उस गार्डन में बैठते हैं, और बेसिकली जो उनका घर होता है वो घर बेसिकली बड़ा होता है और उसमें कोई रहता नहीं है। इट इज़ इंटायरली एम्प्टी, वो पूरा घर एम्प्टी है, उसमें डोर्स नहीं है, उसमें विंडोज़ नहीं है ना, कर्टल्स नहीं है आई गेस। और जो मिस्टर लैम है वो कहाँ बैठे होते हैं, गार्डन में बैठे होते हैं। जनरली जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो गार्डन में बैठ के स्पेंड करते हैं। डेरी कौन है, डेरी एक छोटा बच्चा है। डेरी बेसिकली क्या होता है, जिस तरह बच्चा नहीं हरकत करते उस तरीके की हरकत डेरी भी कर लेता है। डेरी क्या करता है, बेसिकली मिस्टर लैम के जो गार्डन है, गार्डन में बेसिकली दीवार थी, है ना, उस बाउंड्री वॉल के ऊपर से आते हैं। ऑल्दो द गेट वॉज ओपन, देखना बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो डेरी भी बच्चा ही था। उसने क्या किया, दीवार फाँक के आ गया, वो दीवार कूद के आया, डायरेक्ट गेट से नहीं आया। ऑल्दो द गेट वॉज ओपन, यहाँ कहीं मिस्टर लैम बैठे हुए थे, है ना। तो इस तरीके का पूरा चैप्टर था। तो आइडियली ये समझना फ्रेंड्स, मिस्टर लैम था वो ऑल अलोन था, अकेला था, है ना। और एक एजिड पर्सन था, एक ओल्ड पर्सन था। मिस्टर डेरी था वो नोटेरियस था, बच्चा था। मिस्टर लैम का और मिस्टर डेरी की एक सिमिलैरिटी थी, राइट। मिस्टर लैम का जो पैर है वो टिन का था, राइट, मतलब ओरिजिनल पैर उसका नहीं था। और मिस्टर डेरी जो था, मिस्टर डेरी का जो फेस, एक साइड का जो फेस था, इट वाज बर्न फेस। वाई, तो एक दो डिसिमिलैरिटी है, दो मतलब डिसिमिलैरिटी, बेसिकली इसको हमें सिमिलैरिटी बोलना चाहिए, राइट। क्योंकि मिस्टर लैम का जो पैर है वो टिन का था, और मिस्टर डेरी जो है उसका एक फेस, जो एक साइड का जो फेस था वो कैसा था, जला हुआ था, राइट, एसिड की वजह से। अब बेसिकली क्या होता है, मिस्टर लैम तो ओपन माइंडेड था, राइट, वो अपने गार्डन में बढ़िया से बैठता था। लेकिन मिस्टर डेरी जो था, डेरी जो बच्चा था, वो क्या करता था, वो हेजिटेट होता था लोगों से मिलने में। वाई, क्योंकि उसको ये लगता था कि मेरा जो फेस है वो बर्न फेस है, और जब भी मेरा फेस देखेगा दे विल लाफ एट मी, वेन एवर आई कम अक्रॉस विद द पीपल दे विल डेफिनेटली लाफ एट मी। तो उसको हमेशा ही डर लगता था कि लोग मुझे देख के हंसी बनाएंगे मेरी, राइट। तो इस तरीके से वो डरता, तो ज़्यादा आता जाता नहीं था। लेकिन यहाँ पर उसका इंटरेक्शन किसके साथ होता है, मिस्टर लैम के साथ। और मिस्टर लैम ने जिस तरीके से लाइफ के जो इवेंट्स और एक्सपीरियंस अपने उनके साथ शेयर किए, उन तमाम एक्सपीरियंस को जो है वो उन तमाम एक्सपीरियंस से जो डेरी जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, और डेरी की लाइफ में लाइफ चेंजिंग जो है वो चीज़ें होती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है किसके साथ, मिस्टर लैम से मिलने के बाद, राइट। तो मिस्टर लैम का डेरी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है उसको, उसके माइंडसेट को चेंज करने में, राइट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इन तमाम क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लेना, सारे सॉल्व्स, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। सो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में बेसिकली देखो फ्रेंड्स, 2 स्टोरीज थी। क्या करूँ, लेकिन अब स्टूडेंट्स का कल पेपर है, तो मैंने प्रॉमिस कर ही दिया था कि मुझे ऑनलाइन आना है, लाइव आना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स वेट भी कर रहे थे, और बनता है यार, है ना। तो चलो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना मेरी खांसी को, बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। तो हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। देखो फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर आप मत जाना, चैप्टर नंबर डिफरेंट है, क्योंकि इसमें रिड्यूस सिलेबस जो है तो मैंने हटा दिया है, इसको मैंने सीक्वेंस में रखा है, राइट। मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा रिड्यूस सिलेबस भी, जो क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो पता चल रहा है कि वो रिड्यूस सिलेबस भी पढ़ के चले गए, राइट। यदि आपको और इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो सबसे पहला वीडियो मैंने जो ब्लूप्रिंट का शेयर किया था, उस ब्लूप्रिंट की वीडियो को आप थॉरली देख लो, उसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है मैंने कि कहाँ से आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट। अब देखो, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में भी बेसिकली क्या 2 स्टोरीज थी, है ना। एक स्टोरी किसकी थी, बामा की, और दूसरी स्टोरी किसकी थी, दूसरी स्टोरी का नाम क्या था, नाम स्किप कर दिया मैंने। तो एक बामा का स्टोरी था, एक स्टोरी किसका था, जिटकलासा, यस। तो ये 2 नाम का स्टोरी था। पहली स्टोरी में बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, वो अपने स्कूल का फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करती है, राइट। कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर नाम से जो टाइटल था। दूसरा स्टोरी क्या था, दूसरा स्टोरी अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से जो अभी भी बहुत सारी जगह, अब तो खैर बहुत कम हो गया है, बट स्टिल इट इज़ देयर, है ना। तो इन 2 कॉन्सेप्ट को बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस स्कूल का क्या था, है ना, वो शेयर किया। दूसरा अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर है ना मैं आपको नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ।
चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टाइम हमारे पास बचता है 15 मिनट का, राइट। मैं 12:30 को 11:30 में आपका जो क्लास है वो ओवर कर दूंगा, राइट। 15 मिनट में आपको मैं 20 कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। और कॉन्सेप्ट कैसे, ये प्रिंसिपल फ्रेंड्स 80-20 प्रिंसिपल, पेरेटो का प्रिंसिपल है। बेसिकली एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ तो एक छोटा सा प्रिंसिपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये शायद आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा एंड इट अप्लाई एवरीवेयर, सब जगह अप्लाई होता है। अब देखो बेसिकली प्रिंसिपल कहता क्या है, ये प्रिंसिपल बोलता है फ्रेंड्स कि 20% जो है हार्डवर्क या जो वर्क आपका जो है वो इम्पैक्ट करता है कितना, आपका 80% रिजल्ट। सो यदि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसमें 100 लोग हैं, 100 लोग में से 80 को अलग कर दो आप और 20 को अलग कर दो। सो ये 20 जो है ना ये 80% काम करते हैं और ये जो 80 का लॉट होता है ना ये कुल मिला के 20% काम करते हैं। ये सब आपने हर जगह देखा होगा, है ना। तो जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा काम मिलता है ना, और जिनको काम नहीं करते उनको काम ही नहीं मिलता। सो ये एक बहुत यूनिवर्सल जो है कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में, पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से ये फेमस है। और इसको हम क्या बोलते हैं, 80-20 प्रिंसिपल। इसके ऊपर बुक्स भी है, बहुत सारे वीडियोस भी है, आप एग्जाम के बाद में आराम से देखना, राइट। अभी मैंने जस्ट आपको एक छोटा सा ही जो पार्ट है वो शेयर किया है। तो देखो ये 80-20 का प्रिंसिपल मैंने क्यों शेयर किया, अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। टेक्स्ट बुक पार्ट में कंप्लीट करने के बाद देखो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है मैं आपको एट द वेरी बिगनिंग मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स ग्रामर के जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। तो चलो अब देखो इसमें मैंने डू एज डायरेक्टेड भी लिखा है और फिलअप्स के क्वेश्चंस भी है, राइट। तो ग्रामर पार्ट जो है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे हैव हार्डली डैश नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर सम अप्लाई करना है या एनी। तो देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर देते फ्रेंड्स, सम, विच इज़ रॉन्ग। सम क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड है फ्रेंड्स, हार्डली। और हार्डली हमारे को क्या सेंस देता है, तो ये हार्डली हमारे को नेगेटिव सेंस देता है। जब हमारे को नेगेटिव सेंस देता है सो नेगेटिव के लिए देयर इज अनदर वर्ड एंड व्हाट इज दैट, एनी। सो दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इज द आइडिया क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब इसकी भी स्क्रीनशॉट लेते चलो फटाफट, या फिर आप पॉज करके बाद में देख लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द लेक दिस ईयर। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 2 ऑप्शंस दिए आपको, मच और मैनी। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो मच और मैनी के कॉन्सेप्ट को यदि समझना है तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसके ऊपर, नाउन के ऊपर। नाउन को बेसिकली ब्रॉडर जो कैटेगराइजेशन है वो क्या है फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन, और दूसरा हो जाएगा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन में जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन है ना। अनकाउंटेबल नाउन में आप देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, राइट। अब हमारे को उतनी डिटेल में नहीं जाना है, हमारे को बस ये 2 टर्म याद रखना है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब नाउन क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स, वाटर, राइट। अब देखो वाटर जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ये हमको डिसाइड करना है। तो ऑब्वियसली पानी को गिन सकते हो क्या, 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी 5 पानी, नहीं ना। तो बेसिकली वाटर क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ आप क्या यूज करेंगे, मच, राइट। सो काउंटेबल के साथ आपने क्या यूज करना है फ्रेंड्स, मैनी। और अनकाउंटेबल के साथ आप यूज करेंगे मच। इज द आइडिया क्लियर। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ही कैन राइट विथ डैश हैंड्स। तो ये तो बहुत ही आसान है यार, ये तो ये क्यों ले लिया हमने, है ना। ये तो ईदर हैंड्स, दे कैन राइट विथ ईदर। अब देखो स्टूडेंट नीदर भी कराते हैं, नीदर क्यों कराते हैं, अरे भाई नीदर कैसे करोगे, वो दोनों ही हाथ से कैसे होगा, नेगेटिव सेंस आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, कैन। और कैन किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है फ्रेंड्स, एबिलिटी, कैपेसिटी को, राइट। नेगेटिव नेगेशन है क्या यहाँ पर, नहीं है। सो हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, ही कैन राइट विथ ईदर हैंड, मतलब वो किसी भी हाथ से लिख सकता है, लेफ्ट से भी लिख सकता है और राइट से भी लिख सकता है। इज द आइडिया क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस भी किया है ना, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। इसमें जनरली स्टूडेंट जो है ना वो कुड लिख कर आते हैं, कुड इज इनकरेक्ट, है ना। कुछ वुड भी कराते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, शुड। अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पर, लेस्ट के साथ में कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है फ्रेंड्स किसका, शुड का, ठीक। इस तरीके से मैं देख तो रहे ना। अच्छा बढ़िया। चलो वेरी नाइस, थैंक यू। 30-40 स्टूडेंट्स है लाइव, वेरी गुड।
काफ़ी लोग कनेक्ट हो, क्योंकि वो एक्चुअली में लिंक भी शेयर लेट किया ना, इसलिए, है ना। अभी बाकी लोगों को शेयर कर दो। चलो फोर्थ का आंसर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड का। सो शी विल हैव वॉच्ड टीवी। अब इसको चेंज आपने किस में करना है फ्रेंड्स? नेगेटिव में। अब देखो नेगेटिव में चेंज करना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टेंस कौन सा है फ्रेंड्स। विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब क्या है ये? फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में आपको सिंपल है, विल के बाद क्या अप्लाई करना है? नॉट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। शी विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी, दैट्स इट। नेगेटिव बनाने में आपको विल के बाद नॉट लगाना है। विल क्या है? फ्यूचर में आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? अ लायन कैन बी कंपेयर्ड डैश अ कैट। अब देखो यहाँ जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन वो लगा देते हैं देन, क्योंकि बचपन से लर्न किया होता है। रोट लर्निंग का फायदा है, रोट लर्निंग का नुकसान है, लॉस है, राइट। जो ड्रॉबैक है रोट लर्निंग का कि हम क्या करते हैं इसके साथ कंपेयर जो जैसे वर्ड दिखता है हम उसको देन लगा देते हैं। नो, बट देयर इज अ फिक्स प्रीपोजिशन जो कंपेयर के साथ हम लगाएंगे। कंपेयर के साथ जो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? टू। सो द करेक्ट आंसर इज टू, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन सुपीरियर टू, जूनियर टू, है ना, सीनियर टू, है ना, ऐसे आपको जैसे वो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, वहाँ पर भी देन का यूज़ नहीं करते। इस तरीके के बोर्ड पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, राइट। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना और कुछ चीज़ों को आप याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आई हैड अ बुक चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो आई हैड अ बुक, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड। हैड देख के आप ऐसा नहीं सोचना कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब देखो हैड के साथ बेसिकली दिया क्या है? आई हैड अ बुक। तो हैड बेसिकली क्या है फ्रेंड्स? जो हैव वर्ब होती है उसी का पास्ट फॉर्म है, मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किस टेंस का होता है फ्रेंड्स? पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल टेंस में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है? डिड नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है नेगेटिव का। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप इस वाले सेंटेंस में जो है प्लेसमेंट करने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। नेगेटिव बनाना है तो क्या आपको करना है? डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब हैड का मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट फॉर्म बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करना है। सो आई डिड नॉट हैव अ बुक। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, यहाँ पर वो क्या करते थे? हैड। लेकिन मैं हर बारी बताता हूँ डिड के साथ आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये साइन हर बारी बनाता हूँ, राइट। तो इस बार भी बना देता हूँ। चलो ठीक है, क्लियर है आंसर है। सो आई डिड नॉट हैव अ बुक, ये नेगेटिव हो जाएगा इसका। चलो 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू वर स्पीकिंग इंग्लिश चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। यदि आपको फिर भी डाउट है तो आप देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली क्या है फ्रेंड्स? यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। यू वर स्पीकिंग इंग्लिश बेसिकली टेंस कौन सा हुआ फ्रेंड्स? पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस में आपको कंटिन्यूस जब भी बनाना होता है पैसिव में तो आपको बेसिकली हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी पड़ती है? बीइंग, राइट। और बाकी सब फॉर्मेशन तो आपको पता ही है। क्विक रिवीजन है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंग्लिश। अब इंग्लिश यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम वर्ड नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, राइट, क्योंकि हमारे को सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को भी फॉलो करना है, राइट। तो इंग्लिश वॉज, अब पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव के लिए कंटिन्यूस में हमको लगाना पड़ेगा बीइंग। सो इंग्लिश वॉज बीइंग। अब यहाँ पर देखो स्पीकिंग है, स्पीकिंग मतलब कि क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी इसमें? स्पीक। लेकिन हमारे को पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है ना, तो हम क्या करेंगे? इंग्लिश वॉज बीइंग, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पोकन। ना स्पीकिंग, स्पोकिंग नहीं, क्या होगा? इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन बाय। अब देखो सब्जेक्ट क्या था हमारे पास? यू। तो यू का जो है जब आप ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तब भी क्या होता है? यू होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पर आई होता तो आई को जब आप ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो वो क्या हो जाता है? मी, राइट। सिमिलरली यदि ही होता सो ही की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? हिम। शी की जगह हर, राइट। नेम, इट, ये चेंज नहीं होते, राइट। ये ऑब्जेक्टिव केस भी इनके सेम रहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन बाय यू। दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ के जाना फ्रेंड्स। बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चंस आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं, और ओमिशन ऑफ आर्टिकल के क्वेश्चंस बहुत ट्रेंड में हैं, वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना। सो कोशिश करता हूँ मैं एक आधी वीडियो और बना देता हूँ एग्जाम के पहले। बहुत मुश्किल है, अभी मैं ठीक नहीं लग रहा मुझे, वो तो मैंने लाइव का प्रॉमिस कर दिया था, तो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, अदरवाइज तो आज मैं रेस्ट करता।
चलो एनीवेज यही समझा देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ए इन द, ये बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली होते क्या है फ्रेंड्स, दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से, एक तो डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल आपके पास कौन सा है, द। इनडेफिनेट आर्टिकल आपके पास कौन कौन से, ए और एन। अब यहाँ पर देखो तीनों ही दे रखे हैं, यहाँ पर तो डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों ही दे रखे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, शी इज डैश MBA। अब देखो आर्टिकल लगाने का सबसे बड़ी जो गलती करते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये पार्ट जो है पुराना हटा देना है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आर्टिकल जब भी आपको अप्लाई करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, AEIOU, ये तो आपने लर्न किया है। ये देखते हो तो क्या लगा देते हो, N, और यहीं फंस जाते हो। और बाकी सभी में क्या लगा देते हो, A, यहाँ पर फंस जाते हैं हम। लेकिन आपको इनके बेसिस पे नहीं लगाना है, बेसिकली आपको आर्टिकल कैसे लगाना है, तो आप आज याद रखना फ्रेंड्स। इस पार्ट को हटा दो, है ना। देखो ए एंड द, बेसिकली ये जो वर्ड्स है ये कहलाते हैं बेसिकली वॉवेल्स। ये साउंड क्रिएट करते वोकल। अब वोकल साउंड यदि है, क्या है फ्रेंड्स, वोकल साउंड, माइंड माय वर्ड, वोकल साउंड जब है तब आप एन लगाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर ए है, एन है, AEIOU क्या है, इट डजेंट मैटर। आपको क्या देखना है, इसका साउंड देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड ऑफ दैट वर्ड यू विल अप्लाई द आर्टिकल, राइट। सो यहाँ पर देखो MBA है तो M बेसिकली क्या है, ये कॉन्सोनेंट लग रहा है आपको, तो M के के बहुत सारे स्टूडेंट A लगाते हैं और ये गलत हो जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर N। अब देखो इसी से रिलेटेड जो कंफ्यूजिंग और जो मैं आंसर, अच्छा आंसर मिटा दिया, सॉरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, N इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो इससे रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो यहाँ पर है MBA, दूसरा वो पूछ लेते MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा पूछ लेते वो MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। फिर वो पूछ लेते MA, राइट। ये सभी सेम कैटेगरी को बिलोंग करेंगे और ये सभी क्या आपके, आप आर्टिकल क्या लगाओगे फ्रेंड्स, N। इज़ द आइडिया क्लियर, AMBA नहीं होगा, NMBA। इज़ द आइडिया क्लियर। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इन वर्ड्स को आप याद रखना। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेंड्स एग्जाम में मिलने वाला है, चाहे वो 10th का एग्जाम हो चाहे वो 12th का एग्जाम हो। अभी हम 12th को ध्यान रखते हुए कर रहे हैं, ठीक। अब देखो इसी से रिलेटेड आपके पास कुछ और वर्ड्स आ जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, जैसे कि यूनिवर्सिटी, है ना। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई वर्ड आता है जैसे ना, तो वो स्टार्ट किससे हो रहा है, U से। अब यूनिवर्सिटी के पहले हम A लगाए N लगाए, अम्ब्रेला भी U से स्टार्ट होता है, A लगाए N लगाए। देखो अम्ब्रेला का साउंड यदि आप देखेंगे तो AEIOU, इसको वोकल साउंड दे रहा है, अम्ब्रेला के आगे आप लगा देंगे N। लेकिन यूनिवर्सिटी के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, A। इज द आइडिया क्लियर। ठीक। सो आर्टिकल आपने इस तरीके से अप्लाई करना है, क्लियर है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रियंका जम्प्ड डैश द लेक टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम द लॉयन। अब देखो यहाँ पर इन भी है और इनटू भी है, तो जनरली हमको क्या लगता है कि इन इज करेक्ट बट इनटू इज करेक्ट। वाई, क्योंकि प्रियंका बेसिकली क्या कर रही है फ्रेंड्स, यहाँ से मोशन के साथ मीडियम चेंज कर रही है। कैसे, कहाँ पर जंप कर रही है वो, लेक में, राइट, मतलब तालाब में, तो वो जंप कर रही है। सो व्हेन देयर इज अ मोशन एंड मीडियम भी चेंज हो रहा है, सो मोशन चेंज, मीडियम चेंज हो रहा है मोशन के साथ, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, इनटू। सो इनटू इज़ दी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते, थोड़ा फटाफट कर लेते फ्रेंड्स, टाइम होने वाला है, 2-3 मिनट ही बचे। निधि इज डैश ऑनेस्ट, तो अब देखो निधि इज डैश ऑनेस्ट आर्टिकल का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, निधि इज ऑनेस्ट। आर्टिकल आप लगाते कहाँ हो, आर्टिकल तो आप लगाते हो किसके लिए, नाउन के लिए। तो यहाँ पर तो क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल लगेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का ऐसा सिंबल भी दे देते हैं बोर्ड में, ये भी ध्यान रखना है, राइट। सो निधि इज ऑनेस्ट। हाँ, आप देखो इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, निधि इज डैश्ड डैश ऑनेस्ट गर्ल, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर गर्ल है, गर्ल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन। ये नाउन है, इसका मतलब इसके लिए आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, राइट। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ ऑनेस्ट है और यहाँ पर ऑनेस्ट गर्ल है। सिर्फ ऑनेस्ट आता है मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव के लिए आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, राइट। सो नो आर्टिकल इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल। लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिकली आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, निधि इज डैश ऑनेस्ट गर्ल,
तो यहाँ पर गर्ल के लिए आप आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन आर्टिकल किसके बेसिस पे लगाएंगे? ऑनेस्ट के बेसिस पे। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एन ऑनेस्ट गर्ल। इस आइडिया के लिए तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सो शी टीचर्स इंग्लिश कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज़ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आप किसके लिए? पैसिव वॉइस के लिए। सो इंग्लिश इज, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंग्लिश इज, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टॉट बाय हर। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। पीसी वॉइस से रिलेटेड कोई डाउट है? डिटेल ऑलरेडी मैं 2 सेशन आपको अपलोड करके रखा हुआ मैंने, है ना, आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते। 13, टेक केयर डैश योर हेल्थ। अब हेल्थ यदि है, इससे रिलेटेड आपको यदि मान लो प्रपोजिशन लगाना है, तो इसके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन क्या हो जाता है? ऑफ। ये आपको याद रख लेना है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। किसका ध्यान रखना है आपको? आपकी हेल्थ का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। ही डैश टीच इंग्लिश, नाउ ही टीचर्स हिंदी। अभी वो क्या पढ़ा रहा है? पढ़ाता है हिंदी, लेकिन पहले वो क्या पढ़ा सकता था? पहले वो क्या पढ़ाता था? इंग्लिश। तो देखो ये अभी क्या है? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, राइट। अब देखो दूसरा पार्ट जो है, जो प्रीवियस वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको लगता है कुड, डेयर एंड यूज्ड टू। अभी वो ये करता है, इसका मतलब क्या है? पहले वो कुछ और करता था। जो पास्ट की हैबिट को यदि हमको रिफ्लेक्ट करना है, उसके लिए हमारे पास जो मॉडल वर्ब है, व्हाट इज दैट? यूज्ड टू। सो यूज्ड टू गिवन है, देखो यूज्ड टू इज द करेक्ट आंसर। इज द आइडिया क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। 14 के बाद 15, कपिल इज डैश MBA। ये ऑलरेडी मैंने कराई दिया है, कपिल इज एन MBA। 16, वी लिव हियर सिंस 1986। देखो अब यहाँ पर करना क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है? सप्लाई दी करेक्ट वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म आपको करेक्ट यहाँ पर करना है। क्या करेंगे फ्रेंड्स? अब देखो सिंस के बाद में क्या है? टाइम का सेंस है, और सिंस और फॉर के बाद जब टाइम का सेंस होता है तो आप किस में बनाते हैं सेंटेंस? परफेक्ट कंटिन्यूस में। आप हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। यहाँ पर आपको पास्ट और फ्यूचर का कोई सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाट डज इट मीन? ये किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वी हैव बीन लिविंग हियर कब से? सिंस 1986। तो यहाँ क्या हो जाता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन, वर्ब में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर के बाद टाइम का सेंस, राइट। तो ये क्लियर है आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आजकल बहुत आ रहे हैं, ट्रेंड पे, राइट। चलो नेक्स्ट, हिज फादर इज डैश ऑनरेबल मैन। अब देखो आर्टिकल के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे। ऑनरेबल नहीं है, ऑनरेबल मैन है, राइट। मैन है मतलब क्या? इसमें आर्टिकल लगेगा, क्योंकि मैन क्या है? नाउन है, राइट। अब यहाँ सो करेक्ट क्या हो जाएगा? हाँ, हिज फादर इज डैश ऑनरेबल मैन। वो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैन है, मैन के लिए आर्टिकल लगेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ऑनरेबल का, एन ऑनरेबल मैन, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, राइट। नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब मैनेज। अब इससे रिलेटेड देखो बहुत क्वेश्चन आ रहे फ्रेंड्स, जो वर्ड का फॉर्मेशन है, नाउन को वर्ब में बनाना, वर्ब को नाउन में बनाना। सो बेसिकली देखो फ्रेंड्स, ये क्या वर्ड हमारे पास? मैनेज। मैनेज को आपने क्या बनाना है? नाउन बनाना है। मैनेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है फ्रेंड्स? वर्ब। आपको कन्वर्ट किस में करना है इसको? नाउन में। अब इसके 2 फॉर्म बन जाएंगे फ्रेंड्स, एक तो मैनेजर, बहुत सिंपल है, और दूसरा मैनेजमेंट। दोनों ही करेक्ट होंगे। एक क्या होगा? कॉमन नाउन, और दूसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, आपको आंसर ही बताता हूँ, राइट। नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब। लीड के भी सिमिलरली क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? 2, एक लीड से बनेगा क्या? लीडर, और दूसरा लीड से क्या बनेगा? लीडरशिप। सो लीडर भी क्या हो जाएगा? नाउन, और लीडरशिप भी क्या होगा? नाउन। इज द आइडिया क्लियर? तो ये हमारे पास हो गए 19 क्वेश्चंस। सिमिलरली राइट, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब लीड। अच्छा ये सेम हो गया फिर से, कोई बात नहीं, रात में बहुत लेट पीपीटी बनाया तो क्वेश्चन रिपीट हो गए, है ना। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की आपको एक ओवरऑल एक रिकैप देने की, है ना। और थैंक यू सो मच, आप लाइव आए, आपने ये सेशन सभी के साथ शेयर किया। मैं थोड़ा सा लेट हुआ था, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। बट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, दैट इज़ वाई अ बिट लेट हम स्टार्ट कर पाए। बट स्टिल जिस तरीके से आपने इसको ज्वाइन किया, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर चुके। मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा, है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें
और मेरी कुछ बातों को आप ध्यान रखना, जिस तरीके से मैंने पूरे रिवीजन में आपको पूरा रिवीजन कराने की कोशिश, थोड़ा फास्ट था। जो स्टूडेंट्स मेरे से ऑलरेडी कनेक्ट थे दे कैन ईजिली कनेक्ट, बट जिन्होंने शायद पहली बार भी सुना होगा, यदि उन्होंने पहले से पढ़ा होगा तो आसानी होगी उनको रिवाइज़ करने में, राइट। मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और नोट मेकिंग के ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो भी रिसेंटली मैंने कल ही लॉन्च किया है। मॉडल पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए। ग्रामर टॉप 10 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी अपलोडेड है। वो सारे डिस्क्रिप्शन आपको जो है वो जो सारे जो लिंक है, लिंक नहीं बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे ही अपलोडेड हैं। आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस में जाके देखेंगे आप तो आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस क्लास 12 क्लास 10 से रिलेटेड ही है। अभी तो मैंने फोकस किया क्लास 12 को, तो तमाम चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्ट में मेरा एक मैसेज आप सभी के साथ फ्लोट करना चाहूँगा। फ्रेंड्स देखो, आप अपने मदर्स एंड फादर्स के बहुत ज़्यादा क्या हो, प्रीशियस हो, है ना। तो एग्ज़ाम प्रेशर में आप अपने आप को है ना ह्यूमिलिएट नहीं करना, राइट। एग्ज़ाम को बहुत ही एग्ज़ाम के तरीके से दो। सिंपली आप एज ए स्टूडेंट वहाँ पर जाओ, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, है ना। यदि आप ऋतिक हो तो एज ए ऋतिक वहाँ पर जाओ। प्रेशराइज्ड ऋतिक बन के आपको नहीं जाना है, राइट। एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को बहुत काम एंड कूल रखना है। सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना है, सुनना नहीं है बेसिकली रीड करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस को आपने बहुत ठीक से रीड करना है एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपकी तरफ से देना है। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। इन 15 दिन में काफ़ी लोगों के साथ शेयर कर लिए बहुत सारे वीडियोस, और बने रहेंगे वीडियोस में, और भी आगे आगे मैं वीडियो शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्दी।